Hello everyone. This is a humble finish to all the initiatives that we had started for Prelims 2025, and this is going to be the last video for Prelims 2025, covering all the important updates on science and technology topic, और जो कि Prelims 2025 के लिए हम कवर यहाँ पे करेंगे. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की वीडियो है ये एक एड ऑन है. पहले मैंने 2 वीडियो डाली थी जो कि स्पेसिफिकली बहुत ब्रॉडली, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से वो 3-4 क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी एरिया छूट ना जाए, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी पे 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी, लगभग 1.5 घंटे का ये कंटेंट है ना, 1.5-2 घंटे का ये कंटेंट होगा. इसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं. ये उस पर एक एड ऑन है. तो ये 3rd वीडियो है और इस वीडियो में बाकी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है ना, हर एक सेक्टर में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी. और ध्यान से बैठिए, मैं चीज़ों को बहुत फास्टली यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि ये छोटी से छोटी वीडियो रहे, रिवीजन ओरिएंटेड रहे. तो वो लोग जो कोर्स के भी स्टूडेंट हैं, ये कोर्स में भी आएगी, ठीक है. जो बेसिक चीज़ें हैं, अगेन मुझसे ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं आपको बेसिक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, बेसिक ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पे बताऊँगा. नो, बेसिक यहाँ पे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है ये एक अपडेट के तौर पे बनाया जा रहा है फॉर आर फुल कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल. अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टाइम इसमें अब आप बिल्कुल भी एनरोल मत कीजिएगा, ठीक है. मैं आपको पहले बता रहा हूँ. और अगर 2026 के लिए एनरोल करना है तो बाद में सितंबर अक्टूबर में इसमें आप एनरोल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी से सबसे पहले शुरू करेंगे. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुई है, वो भी खास तौर पे जो नैनो फर्टिलाइजर है. नैनो टेक्नोलॉजी के बाकी क्या यूजेज है, हेल्थ में क्या यूजेज है, ठीक है, आपके कंप्यूटिंग में क्या यूजेज है, सुपर कंप्यूटर्स की माइक्रोचिप्स बनाने में, ये सब चीज़ें आपको मालूम है. एक इसका इंपॉर्टेंट यूज जो रिसेंटली सामने आया और जिसमें इंडिया ने एक, आप कह सकते हैं कि लीडरशिप रोल हासिल किया है, वो है नैनो फर्टिलाइजर्स का. क्योंकि अब तक के जितने मेजर नैनो फर्टिलाइजर है, जैसे फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर वॉज इफ्को का नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया को इंडिया में बनाया गया. उसके बाद आया आपका नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है. और उसके बाद अब जो है इफ्को ने 2 मेजर इन्वेंशंस और की है, वो है आपका नैनो एनपीके, ठीक है, जो आपका एनपीके फर्टिलाइजर रहता है, और एक नैनो जिंक, ठीक है. तो नैनो जिंक भी जो है इफ्को ने तैयार किया है. ये जितने भी नैनो फर्टिलाइजर्स है ये इफ्को ने तैयार किए हैं. इनफैक्ट इफ्को का शेयर भी इसकी वजह से 38% समथिंग जो है पिछले साल इतना ग्रो किया, वो भी इसी वजह से, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा राइज किए. अब देखो, इंपॉर्टेंट बात है, वो आपसे यहाँ से पूछेंगे कि जिंक का रोल क्या है, ठीक है, और कॉपर का रोल क्या है. इन्होंने नैनो कॉपर, नैनो जिंक करके 2 नैनो फर्टिलाइजर्स बनाए हुए हैं, है ना. अब नैनो, ठीक है, जिंक का क्या रोल होता है और कॉपर का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट बात है. दोनों का रोल इंपॉर्टेंटली एंजाइमेटिक जो एक्टिविटीज है प्लांट्स में, उनमें रहता है. कॉपर से आपने क्लोरोफिल, सी से सी याद रखना है ना, बाकी ज़्यादा दिमाग में इस टाइम पे प्रेशर नहीं देना है. सी से सी याद रख लेना है कि कॉपर जो है क्लोरोफिल प्रोडक्शन में, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. और जिंक का भी जो है एक तरीके से कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है वेरियस अदर एंजाइमेटिक फंक्शंस को, ठीक है, प्रॉपरली चलाने के लिए. तो यहाँ से वो एक सवाल ये पूछेगा. दूसरी बात ये कि इफ्को के ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, इन्हें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉड मिल चुका है. अब यहाँ से वो सवाल आपसे ये बनाएगा, स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, पहला आपको बताएगा कि वो ऑर्डर किसके तहत इशू किया गया है. तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर जो है ये इशू किया गया है. दूसरा सवाल वो आपसे पूछेगा कि इसके की प्रोविजन क्या है जो आपको पता होने चाहिए. पहला प्रोविजन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर कोई भी आदमी फर्टिलाइजर को सेल करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है ना, सेल के लिए उसे ऑफर करना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट के पास. विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कांट सेल एनी फर्टिलाइजर इन इंडिया. लेकिन एक एक्सेप्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है किसी भी, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में, कि किसी अदर पर्सन को इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन वो ऐसे ऑथोराइज कर सके, समझ रहे हो, सेल करने के लिए वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए. दूसरा, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में लाने के बाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है कि दे कैन फिक्स द प्राइसेस. जरूरी नहीं है फिक्स करे, लेकिन दे कैन फिक्स द प्राइसेस, और उन अपर प्राइसेस के अबव जाकर के कोई भी फर्टिलाइजर को सेल नहीं कर सकता है, ठीक है. फिर अगली बात है
कि जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, जिसने भी प्रोड्यूस करना है फर्टिलाइज़र को इंडिया में, तो इंडियन डीलर को जिसने प्रोड्यूस करना है, सेल करना है, वो जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इशू ले सकता है। तो यहाँ से एक वो सवाल बना सकता है। अगली एक इंपॉर्टेंट अपडेट है गोल्डीन के बारे में। ये हमने कोर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कोर्स के लर्नर है, हमने जब गोल्ड नैनो पार्टिकल को जब हम स्टडी कर रहे थे तब हमने गोल्ड सैंडविच को स्टडी किया था। ये कुछ नहीं है, वो यही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस कोर्स में जो भी चीज़ें हम कवर किए हैं, इनफैक्ट 2 साल पहले से भी जो कंटेंट हम कवर किए हैं वो इतना अपडेटेड है, अपडेटेड नहीं फॉरवर्ड डेटेड है, कि बहुत सारी चीज़ें तो अभी आएंगी, वो 2-3 साल बाद न्यूज़ में आना शुरू करेंगे। तो ये इस साल न्यूज़ में आया, हम ऑलरेडी इसे स्टडी कर चुके हैं गोल्ड सैंडविच को। इसका भी वही काम है, इसका भी वही काम है ना। कौन सी इसमें एलिमेंट है वो आपने ध्यान में नहीं रखना है बेसिकली, ठीक है। सिलिकॉन, टाइटेनियम कार्बाइड एटसेट्रा के बीच में आपने गोल्ड के कुछ नैनो पार्टिकल डाल दिए, और है ना एक 2 डायमेंशनल थिक, दैट मीन्स हाँ एक ऐसी शीट इसमें क्रिएट कर दी गई जो कि एक गोल्ड के एटम के बराबर हो। तो वो 2D हो गया, 3D अब वो नहीं बचा। उसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है इस शीट में, है ना। ऊंचाई उसमें नहीं है, क्योंकि भैया एक ही एटम है ना। 1 एटम थिक एक इस तरीके की इन्होंने शीट क्रिएट कर दी है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है भाई? जहाँ जहाँ गोल्ड का यूज़ है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का यूज़ है वहाँ वहाँ इसका यूज़ आएगा। आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में भाई साहब गोल्ड मिलता है, अगर वो आपसे पूछिए, ये भी पूछ ले, लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि च्युइंगम आपको क्यों नहीं खाना चाहिए कि उसमें प्लास्टिक मिलता है क्या? हाँ जी, प्लास्टिक मिलता है। ऐसे ही वो आपको बोल सकता है कि ई वेस्ट एक कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है। एक इसका कॉज ऑफ कंसर्न ये भी है कि भारी इकोनॉमिक वैल्यू ई वेस्ट में हमारी चली जाती है। सिल्वर भाई साहब ई वेस्ट में यूज होता है, ठीक है, वो आपका वेस्ट चला गया। गोल्ड बहुत ज़्यादा, आपके मोबाइल फ़ोन में गोल्ड की वो पड़ी होती है, ठीक है। अब तोड़ के मोबाइल फ़ोन चेक मत कर देना, कहाँ है सोना, कहाँ है सोना, 80,000 हो गया, 90,000 क्रॉस हो गया है। तो मोबाइल फ़ोन तोड़ के वो चेक मत कर देना, क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन भाई साहब जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें जो मेडल्स बनाए थे वो ई वेस्ट से निकले हुए गोल्ड के बनाए गए थे, समझ रहे हो। इनके बिल्कुल आपने बस प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये नैनो पार्टिकल है, तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज आएगी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस एक्सेट्रा, है ना। एक सुपर कंडक्टर के तौर पे ये बिहेव करेगा। तो जहाँ जहाँ इस तरीके की चीज़ें आपकी यूज़ हो सकती है वहाँ वहाँ यूज होगी। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी अगर इसकी पाई जा रही है और सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी अगर इसकी पाई जाएगी, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका यूज होगा। यूज बेस्ड वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कैसे बना वो नहीं आपसे पूछ रहा है। यूज बेस्ड वो पूछेगा कि गोल्डीन का क्या यूज है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होगा, वाटर प्योरिफिकेशन का, कैटलिस्ट का, कम्युनिकेशन का भी। जो हमारे साथ साइंस एंड टेक के कोर्स में पढ़े हुए हैं और अगर वो यूट्यूब में देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक गोल्ड ईटिंग फंजाई ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर की गई थी, उस फंगस का नाम क्या था। आपसे वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फंगस का यूज इनमें से किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है। क्या मेटल डिटेक्शन के लिए किया जा सकता है? यस, है ना। ऐसे वो सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि इनमें से फंगस जो है क्या क्या कर सकती है। मेटल डिटेक्शन भी कर सकती है। गोल्ड ईटिंग फंजाई जो है डिस्कवर ऑलरेडी की जा चुकी है। एक जो नई चीज़ हुई है, ठीक है, वो ये हुई है कि भाई साहब एक पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट तैयार किया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से ही मैंने उठाया हुआ है। यहाँ से आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पता होना चाहिए, एक दूसरी बात कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। यहीं से वो फंडामेंटल आपसे पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे पूछ लेगा कि पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, इसके यूजेज क्या क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माने किसी भी चीज़ पे जब आप प्रेशर डालते हैं तो उससे जब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ठीक है क्वार्ट्ज में ये पाई जाती है ना, क्वार्ट्ज में ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटसेट्रा पाया जाता है। जैसे आप अगर देखें अपना जो लाइटर होता है, ठीक है, और जब आप लाइटर समझ गए ना, लाइटर के अंदर जो एक काला सा होता है, जब आप उसमें प्रेशर डालते हो ऊपर से, तो जैसे वो टकराता है, टकरा करके उससे इलेक्ट्रिक जो है फील्ड निकलती जो है एक वोल्टेज जनरेट होती है। फिर आगे जाकर के आप जो है उससे अपनी गैस जलाते हैं, तो गैस लाइटर में भी आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप ऊपर से प्रेशर डालें और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, उस इफेक्ट को आप कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा यूज है, ठीक है। क्या क्या यूजेस हैं इसके? हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक के भाई साहब यूजेस कई तरीके के हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम अगर आपने कोई क्रिएट करना है, यहाँ कोई गेट है ना, यहाँ गेट लगा हुआ है, आपने यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है, तो जैसे कोई आदमी इसके ऊपर आएगा तो एकदम से सायरन बज जाएंगे
कि भैया कोई आदमी आ गया, हमारे पास आ गया इधर, ठीक है। तो इस तरीके का सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई और सिग्नल चला गया कि हाँ यहाँ कोई आया हुआ है ना। अब इसके क्या क्या मटेरियल इसमें यूज होते हैं वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इस पर वो आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। दूसरी बात, कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटसेट्रा, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी को हम अभी पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों में फ्लेक्सिबल, पोर्टेबल, सस्टेनेबल, वियरेबल सेंसर्स को क्रिएट करने में, वियरेबल सेंसर्स, है ना, जैसे जैसे मान लो आपकी बॉडी मूव हुई तो उससे जो प्रेशर पड़ रहा है उस चीज़ को सेंस करने के लिए आप पीजो इलेक्ट्रिक जो इस तरीके के नैनो जनरेटर्स हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को क्रिएट करने में, फॉर एग्जांपल मान लो आपने रोड पे लगा दिया, बिछा दिया एक पीजो इलेक्ट्रिक एक शीट बिछा दी, तो ऊपर जो पूरी गाड़ियां जा रही है वो गाड़ियां अपना प्रेशर डाल रही है उसमें, तो जो एनर्जी उससे वेस्ट हो रही थी वो एनर्जी आप हार्वेस्ट कर पा रहे हैं अब, ठीक है। तो एनर्जी हार्वेस्टिंग में इसका बड़ा यूज़ है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ से ये भी पूछेगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता किन किन चीज़ों में? क्या सॉलिड में मिल रहा है, क्या लिक्विड में मिल रहा है, क्या गैसेज में मिल रहा है? एज ऑफ नाउ सॉलिड और लिक्विड में भी मिल रहा है। 2023 में जाकर के जो है एक लिक्विड में, ठीक है, साइंटिस्ट ने एक, अब जो क्वार्ट्ज है ना, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एटसेट्रा है, ये तो खैर क्वार्ट्ज तो एक सॉलिड है, तो इन्होंने एक लिक्विड कोई इन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब उस लिक्विड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, ये यूपीएससी के सीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए सॉलिड और लिक्विड्स में मिल रहा है, गैसेज में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है, समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखनी है। आगे एक और चीज़ है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स जो है वो दुनिया में बनाए जा रहे हैं। क्यों? स्मार्ट वेरिएबल्स बनाने के लिए, एनर्जी एफिशिएंट वेरिएबल्स बनाने के लिए। तो ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर बेसिकली होते क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक हमने देखा, अगर प्रेशर आप लगा रहे हैं तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक माने कि अगर आप किसी चीज़ को रगड़ा रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ें आपने रगड़ा दी, उसमें एनर्जी आपकी लगी, तो वो जो आपने फ्रिक्शन क्रिएट किया है उस फ्रिक्शन से ही जब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाए उसे आप कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू। अब इसका यूज़ किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है? फॉर एग्जांपल स्मार्ट टेक्सटाइल, ऐसे टेक्सटाइल भाई साहब जो अपने लिए एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे टेक्सटाइल मान लीजिए जो हेल्थ सेंसर जिसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, मान लो ऐसे ही एक स्वेटर है, इसके अंदर हेल्थ सेंसर लगे हुए हैं, वो आपके आईफोन से कनेक्टेड है, आईफोन पूरा डेटा आपकी बॉडी का जो है रिकॉर्ड कर रहा है कि कितनी आपकी हीट वूट जितनी भी हुई है, ठीक है, और अंदर का माहौल क्या है। ये सब चीज़ें अगर स्मार्ट टेक्सटाइल आपने क्रिएट करने हैं और आप चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करे, तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर उसमें यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट वियरेबल्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। इवन मोबाइल फ़ोन्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन आपकी जेब के अंदर घिसता जाएगा, मोबाइल फ़ोन खुद चार्ज होता जाएगा, समझ रहे हो? तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, जहाँ जहाँ आपको सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी सिस्टम्स क्रिएट करना है जो कि बस रगड़न के थ्रू कर सके, तो वहाँ वहाँ इसका यूज होगा। हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर का यूज हो सकता है, समझ रहे हो बात को? अगर वो बोले कि एनर्जी हार्वेस्टिंग में कहीं भी यूज हो सकता है, बिल्कुल। अगर वो बोले कि वेयर कैन इट बी यूज्ड, ऊपर से वो बोले कि ठीक है आप जो है एनर्जी हार्वेस्टिंग रोड सिस्टम्स या फिर एनर्जी हार्वेस्टिंग जो ब्रेकर्स हैं रोड में वो बनाने के लिए क्या ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर और इनका यूज किया जा सकता है? ऊपर पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का बिल्कुल किया जा सकता है, हर तरीके की उन चीज़ों में। बस आपके यूज बेस्ड यहाँ से वो सवाल पूछेगा। दीज डिवाइसेज आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ टू मटेरियल विद डिफरेंट ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज दैट व्हेन रब्ड टुगेदर एंड देन गेट सेपरेटेड एंड दे जनरेट वोल्टेज। तो बस ये सब चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं साइंस एंड टेक के कोर्स में। मैं ये एक तरीके से आपका रिवीजन है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिवीजन है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए एक PYQ रिसर्च इनिशिएटिव आपका अपना है और इसमें अभी भी लोग एनरोल कर रहे हैं। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं, पहली बात मैं आपको कहूं कि ये कंटेंट एक्सट्रैक्शन के लिए इस PYQ रिसर्च कोर्स में आप एनरोल मत कीजिए। आपको अगर एनरोल करना ही है तो आप ठीक है अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस टाइम पे एनरोल कर रहे हैं 2025 के एस्पिरेंट, तो my50 करके ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट, माने 3000 के बजाय 1500 रुपये में आप एनरोल करके इस कोर्स को ले सकते हैं civilspot.in पे जा करके, ठीक है। हाँ, अदरवाइज अभी लेना नहीं है तो मैं वो आपको ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। और ठीक है, नेक्स्ट देखिए
कि हाउ मैग्नेट्स कुड चेंज आर फ्रिजेस। ये जो है DW प्लैनेट की रीसेंट डॉक्यूमेंट्री थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपको पता होना चाहिए मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट के बारे में, कि भैया मैग्नेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आपके मोबाइल फ़ोन में हो रहा है, लैपटॉप में हो रहा है, घड़ियों में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में हो रहा है, हर जगह मैग्नेट का यूज हो रहा है। फिर वो आपको बोलेंगे कि क्या कूलिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए भी या वार्मिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए भी आप मैग्नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। यस, देर इज समथिंग नोन एज मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट। दैट मीन्स कि मैग्नेट का यूज कैलोरीज एनर्जी को चेंज करने के लिए आप कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला करके। जब आप एनर्जी सिस्टम्स में चेंज ला रहे हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट। अब मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट का यूज करके दैट मीन्स आप एनर्जी एफिशिएंट फ्रिजेस तैयार करने में यूज कर सकते हैं। तो जो आप पहले ठीक है एक मेन इशू देखते थे कि जो CFCs है, HCFCs एटसेट्रा है, इन तरीके के जो पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स हैं इनका यूज़ आप नॉर्मली फ्रीजिंग के लिए करते थे। अब इसका एक आंसर आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और जो आपके ठीक है ओजोन होल है उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए मैग्नेट सामने आए हैं। मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके आप हीट या कूल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, है ना। हीटिंग या फिर कूलिंग आप कर सकते हैं। तो जो फ्रीजिंग सिस्टम है इसको और ज़्यादा एफिशिएंट आप बना सकते हैं मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट के थ्रू। आप हवा को ठंडे करने के लिए मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि स्मार्ट जो आपके ठीक है एसीज है उनको तैयार करने के लिए भी आप मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से वो आपसे सवाल बना सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जो मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल्स हैं वो चीपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये मार्केट में अभी उतना आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। तो फ्यूचर ऑफ फ्रिजेस जो है ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्री थी, एक छोटा सा मैग्नेट आपको जो है बड़ी सारी कूलिंग दे सकता है। दिस वॉज अबाउट नैनो मटीरियल्स का, है ना, रीसेंट जो अपडेट है। इसके अलावा भाई जो कार्बन नैनो ट्यूब एटसेट्रा है ना, फुलरेन या इनके जो यूजेज है जो भी हाँ है ना, ग्राफीन नैनो शीट्स एटसेट्रा, वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी कोर्स में कवर कर चुके हैं। सो देर इज़ नो मेजर अपडेट रिगार्डिंग दैट। और हाँ, वो लोग जो मुझसे है ना बाद में कमेंट सेक्शन में नीचे पूछेंगे कि क्या इसमें PT/VT 365 वगैरह कवर हो रही है, आई हैव स्पेंट वन ठीक है फुल डे, एंटायर डे to read number one that document PT365 as well और other updates also। तो ये एक बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं। आपको मैं ये साथ में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि PT365 की भी जो यूजफुल चीज़ें मुझे लगी, देखो उसमें बहुत गर्दा होता है, उनको जो दिखता है वो वहाँ डाल दिया जाता है। जो यूजफुल चीज़ें उसकी है वो यहाँ कवर हो रही है, मेजर चीज़ें यहाँ कवर हो रही है। सो मुझसे कोई कमेंट में एक्सपेक्ट नहीं करेगा रिप्लाई भी, मैं है ना आई कैंट स्पेंड होल डे जस्ट टू रिप्लाई टू द कमेंट्स रिगार्डिंग द क्वेरीज कि इसमें क्या कवर हो रहा है। तब हम देखेंगे, देखना है देखो, नहीं देखना है स्किप करो जाओ, कोई बात नहीं, एलियन बैठे हैं वो देख लेते हैं। फिर आते हैं AI रिलेटेड अपडेट्स। AI रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं, उनके रिगार्डिंग हम चीज़ों को यहाँ देखेंगे। अगेन AI के बेसिक रिगार्डिंग कि AI सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, ठीक है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, आपका जो ठीक है जो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटर मॉडल्स काम कैसे करते हैं एटसेट्रा, है ना। तो वो जो इस तरीके की मॉडलिंग है वो बेसिक डीपर लेवल के बेसिक्स हम ऑलरेडी इस कोर्स में कवर किए हुए हैं। लेकिन UPSC है ना, वो तो हमने इसलिए कवर किया ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि AI के मॉडल्स डेवलप कैसे होते हैं। UPSC आपसे ट्रस्ट में उस डेप्थ में सवाल पूछ ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ देखेंगे जिस पे UPSC आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। वो आपसे मॉडल्स के नाम पूछ सकता है ज़रूर कि ये मॉडल काम कैसे कर रहा है, बस आप ये बताओ। आपको ये नहीं देखना है कि जो एडवर्सरियल नेटवर्क्स हैं उसमें डिस्क्रिमिनेटर मॉडल और जो प्रोड्यूसर मॉडल है वो काम कैसे कर रहे हैं डिफरेंटली। वो आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा है कि उनके अंदर की फंक्शनिंग क्या है, वो पता आपसे पूछ रहा है कि अगर वो बोले कि डिस्क्रिमिनेटर मॉडल रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, क्यों न्यूज़ में रहे हैं, है ना। हाँ, या फिर वो अगर आपसे पूछे कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स जो कि है ना डिस्क्रिमिनेटर मॉडल उन्हीं के बीच में है ना पाए जाते हैं, वो जैन मॉडल्स क्यों न्यूज़ में रहे हैं, तो वो AI के मॉडल है। बस आपको मॉडल्स का नाम पता होना चाहिए। एक तो डीप सीक आपको मालूम है चाइना का नया AI ब्रेक थ्रू है जो कि बस है ना बहुत ही सिंपल चिप्स के थ्रू चाइना ने बनाया हुआ है। डीप सीक आपको देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो डीप सीक पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये किसका है, सभी को पता है चाइना का है। वो आपसे ये पूछेगा कि डीप सीक क्या ओपन सोर्स है या नहीं है। यस, डीप सीक जो चाइना का AI मॉडल है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
फिर आपसे वो कंपैरिजन में पूछेगा आपसे। देखो उन्होंने 2023 के टफेस्ट प्रीलिम्स में ये पूछ लिया था कि इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आई थिंक उसमें एक ऑप्शन ये भी था जो आरोग्य सेतु ऐप है, यस आरोग्य सेतु इज एन ओपन सोर्स, एक दो ऑप्शन उसमें और थे, है ना। हाँ, तो ऐसे वो आपको अगर कल को ये स्टेटमेंट दे दे कि इनमें से क्या क्या एआई जो एजेंट्स हैं वो ओपन सोर्स है, एक ऑप्शन वो डीप सीक दे देगा, एक ऑप्शन वो चैट जीपीटी दे देगा, या फिर एक ऑप्शन वो कोई है ना कोई और चीज़ आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल वो आपको है ना एक ऑप्शन वो नीचे उस पर ही दे देगा, क्या कहते हैं उसे, हाँ जो ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा ऐप वो उस पर दे देगा, ठीक है, कहीं से भी उठा करके। फिर वो आपसे पूछेगा एटलीस्ट इन दो के वो आपसे ऑप्शन पूछ सकता है कि इनमें से ओपन सोर्स कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता होना चाहिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसमें डीप सीक है, जो चाइनीज़ है वो डीप सीक है। दैट मीन्स ये जो है ये इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है सभी लोगों के लिए, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, और इसके सोर्स कोड के बेसिस पे अपना वो अलग से ऐप बना सकता है। तो ये इसका बेनिफिट है डीप सीक का। चैट जीपीटी ओपन सोर्स नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। खुद चैट जीपीटी की ओपन एआई जो डेवलपर कम्युनिटी है वो खुद कहता है कि हम ओपन सोर्स नहीं है। फिर वो आपसे एआई के कुछ मॉडल्स पूछ सकता है जो न्यूज़ में रिसेंटली रहे हैं। ये जो R1 और V3 मॉडल है, जो इस तरीके के मॉडल है, आपने ध्यान में रखना है ये डीप सीक के मॉडल है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल। ये भी जो है ये डीप सीक यूज कर रहे हैं इन मॉडल्स को, ठीक है। ये नहीं आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ के मॉडल है, नाम पता होना चाहिए कि अगर वो बोले R1 V3 मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स दे हैव बीन इन न्यूज़, वो क्यों न्यूज़ में है। तो भाई साहब ये एआई से रिलेटेड, एआई के डेवलपमेंट के मॉडल है कि एआई को आप ट्रेन कैसे करेंगे, है ना। ये मॉडल्स उसके R1 V3 मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। ऐसे ही ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है वो जेनरेटिव प्री, है ना, जीपीटी का मतलब क्या होता है, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर मॉडल। तो ट्रांसफॉर्मर अगर वो ऐसे भी बोले कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैव बीन इन न्यूज़, ये क्यों न्यूज़ में है, तो ध्यान में रखना ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है, एआई से रिलेटेड है। ऐसी एडवर्सरियल नेटवर्क्स हैव बीन इन न्यूज़। एडवर्सरियल नेटवर्क बेसिकली कैसे काम करते हैं, दो मॉडल होते हैं बेसिकली इसमें। एक मॉडल होता है जो किसी कोड को डेवलप करेगा या फिर जो लर्निंग को डेवलप करेगा। एक होता है डिस्क्रिमिनेटर मॉडल, उसके अगेंस्ट, जो कि वो जो लर्निंग उसने ली हुई है ना, वो उस लर्निंग को क्रिटिसाइज करेगा। देयर इज मॉडल ए जो कि लर्निंग करेगा, है ना, वो डेटा उठाएगा और वो कुछ चीज़ लर्न करेगा। डिस्क्रिमिनेटर मॉडल इसके अगेंस्ट बोलेगा कि नहीं नहीं ये इसमें गलत है। फिर ये जो मॉडल ए है ये मॉडल फिर से उसमें अपडेट करेगा, जो जो गलतियां डिस्क्रिमिनेटर मॉडल ने आइडेंटिफाई की है उनको वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा विद मोर डेटा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी से वो स्मार्ट लर्निंग करते हैं एआई एजेंट्स। तो ये एडवर्सरियल नेटवर्क्स ऐसे काम करते हैं। अगर वो बोले ट्रांसफॉर्मर मॉडल न्यूज़ में है, एडवर्सरियल मॉडल न्यूज़ में है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल न्यूज़ में है, ये क्या चीज़ें हैं, R1 V3 ये आपके एआई मॉडल्स हैं, ठीक है। फिर देखिए एआई से रिलेटेड एक और चीज़ है ना, स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क। अगर वो बोले कि ये स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क क्या है, बेसिकली इतना ध्यान में रखना है कि ये सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क्स है। न्यूरल नेटवर्क अगर आज के दौर में वो आपसे पूछे तो वो ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, वो ब्रेन मिमिकिंग से रिलेटेड होता है, एआई से रिलेटेड होता है। स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स आर बेसिकली दोज नेटवर्क्स जो हमारे न्यूरॉन्स की तरह, है ना, जैसे न्यूरॉन्स में होते हैं ना, न्यूरॉन्स आपने देखा हुआ है शेप ऐसी, है ना, पीछे को भी इसके स्पाइक है, आगे भी इसके स्पाइक्स है। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है यहाँ से अपने स्पाइक से आगे को, है ना। इसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स में जो है मैसेजिंग जाती है। ये बिल्कुल बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ है न्यूरॉन्स के बारे में। सिमिलरली इनमें भी क्या है, जस्ट टू मेक एआई मोर एनर्जी एफिशिएंट, नंबर 1 मोर एनर्जी एफिशिएंट, नंबर 2 फास्टर। सबसे ज़्यादा फास्ट जो कैलकुलेशन आज के दौर तक अब तक जो चीज़ करता है वो है ह्यूमन ब्रेन। अब उसी ह्यूमन ब्रेन की जो कैलकुलेशन है, डाटा ट्रांसफ़र की जो टेक्निक है, उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क तैयार किए गए हैं। दे मिमिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम कर रहा है ठीक वैसे ये भी काम करते हैं। ये कुछ ऐसे न्यूरल नेटवर्क हैं जो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसिंग को, है ना, हाँ, इस तरीके से जो है फॉलो करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे जाते हैं फ्रॉम द स्पाइक्स अगली स्पाइक को प्रोसेसिंग के लिए। सिंपल बात है, बस इतना सा ध्यान में रखना है ना। इस ज़्यादा डेप्थ में वो आपसे पूछ नहीं रहा है, यही पूछेगा स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क न्यूज़ में है, ये क्यों न्यूज़ में रहते हैं। इसके फिर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट भी है भाई साहब, किसके, पूरे एआई के, है ना। स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क के नहीं, स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क कम इलेक्ट्रिसिटी वैसे कंज्यूम करते हैं,
लेकिन पूरे एआई के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ध्यान में रखना है, ये तो सभी को पता ही है भाई। अगर आप चैट जीपीटी में एक सर्च करते हो तो 10 वाट इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज होती है, पानी उसमें यूज होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी गीगा फैक्ट्रीज है, डेटा सेंटर्स है, उसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्यों? ताकि वो सुपर कंप्यूटर्स को ठंडा कर सके। दे एआई डेवलप्स बायसेस अगेंस्ट नेचर एंड एनिमल्स एज वेल। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलिस्ट भाई साहब, इसका माइंडसेट ही है कैपिटलिस्ट माइंडसेट, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना भी इसके पास डेटा अभी तक फीड किया गया है वो एफिशिएंसी का डेटा फीड किया गया है, कि इकोनॉमी को एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एनिमल नेचर वगैरह को ये कोई भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मे बी इसलिए क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस नेचर के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, इसको बस एनर्जी चाहिए। एनेबल लेस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट चॉइसेस, है ना। हाँ वही कि, है ना, जो जो एआई एनेबल्ड, मान लो जैसे टेस्ला की कार है, अगर वो एआई से चल रही है भाई, उसमें तो हर घंटे में पता नहीं कितने वाट इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी उसकी, कार के अंदर नहीं, है ना। जो प्रोसेसिंग हो रही है वो तो कहीं दूसरी जगह हो रही है, डेटा सेंटर में। तो इसकी वजह से भी जो है, आप जो सोच रहे हैं कि ठीक है ऑटोमेटिक कार जो है वो एनर्जी स्मार्ट होगी, नहीं, दे आर नॉट एनर्जी स्मार्ट। फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन इससे और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, इनफैक्ट और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। क्यों? एनर्जी डिमांड प्रोड्यूस करनी है, ओवर कंजम्पशन को ये प्रमोट कर रहा है। वही बात जो हमने ऊपर देखा, है ना, एक्सिलरेट माइनिंग। क्यों? क्योंकि भैया आपको, है ना, क्रिटिकल मिनरल चाहिए इस चीज़ के लिए, तभी जाकर के वो डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए तो पड़ा हुआ है उसके पीछे, इसीलिए पड़ा हुआ है यूक्रेन के पीछे कि हमारे साथ क्रिटिकल मिनरल की डील करो, इसीलिए पड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे, क्या नाम उसका, वो ग्रीनलैंड के पीछे। तो ये बात है। इंक्रीज मोनोकल्चर भी इससे इंक्रीज हो सकती है भाई। क्यों? क्योंकि जब आप एआई का यूज, है ना, यहां से वो स्टेटमेंट बनाएगा। ये एक बड़ी टेंशन है जो कि साइंटिस्ट में आजकल हो रही है, क्योंकि एआई एनेबल्ड स्मार्ट फार्मिंग जो है वो की जा रही है बाय फार्मर्स, है ना। लेकिन जो स्मार्ट फार्मिंग की जा रही है वो भाई साहब, क्योंकि एआई एनेबल्ड है, तो नॉर्मली जो रोबोट्स वगैरह उसमें काम कर रहे हैं उनको एक जैसी फील्ड अगर मिलेगी, मान लो गेहूं की फील्ड है, तो रोबोट बढ़िया से उसमें, है ना, ऐसे वो छांटने में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे कि ठीक है गेहूं के डंडे छांटो, आगे जैसे खैर मक्का तो उसके साथ, आगे जैसे मटर मान लो लगे हुए हैं तो मटर को वहां से छांटो। वो मतलब उसको एनर्जी स्मार्ट बनाने के लिए लोग क्या करेंगे, है ना, गेहूं की फील्ड लगाएंगे, उसमें बायो सेंसर लगाएंगे जो कि गेहूं को सेंस कर सके, समझ रहे हो, वो जो कि वीट की डिजीज को सेंस कर सके, ऐसे बायो सेंसर हर जगह लगा देंगे। इससे मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बढ़ रही है, घटेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये एक खतरा है क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए। फिर देखिए स्टारगेट प्रोजेक्ट, ये तो आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप का एक नया प्रोजेक्ट है स्टारगेट प्रोजेक्ट। तो हाँ, ये जो है एक्चुअल में इसमें ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना, ये कोई भी मिलिट्री का प्रोजेक्ट नहीं है, एक बात ध्यान में रखो, प्राइवेट प्रोजेक्ट है ये स्टारगेट प्रोजेक्ट, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप बस इसमें आगे आए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप इसमें बस आगे आए हुए थे अपना शक्ल दिखाने के लिए। तो इसमें जो जैसे सॉफ्ट बैंक वगैरह है, वो मासायोशी वगैरह, उसने $200 बिलियन अपना वो किया हुआ है। फिर ओपन एआई वो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है ना। कोई एक दो और जो कंपनियां हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। स्टारगेट प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एक स्टारगेट प्रोजेक्ट और था भाई, वो था यूएस मिलिट्री के जो इंटेलिजेंस है, यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट स्टारगेट, वो चला था 1960s-70s में। वो भाई साहब वो था दुनिया का सबसे अजूबा जो है, ठीक है। आप जाकर के सर्च कर लेना स्टारगेट प्रोजेक्ट पे, सर्च कर लेना सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ पे, डिस्टेंट विजुअलाइजिंग पे, कि इंसानों के पास इसमें ये डिस्कवर किया गया, मुनरो इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व था। इसी को उन्होंने, मुनरो इंस्टीट्यूट इसे कहता था कि दिस इज़ समथिंग नोन एज, ठीक है, योर गेटवे एक्सपीरियंस, उस चीज़ को, है ना, प्रोजेक्ट गेटवे, स्टारगेट प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। तो मुनरो इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व था। तो गेटवे एक्सपीरियंस बेसिकली एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि एक ह्यूमन डिस्टेंट विजुअलाइजेशन की कैपेबिलिटी, मतलब इंडिया में बैठ के यूएस में क्या चल रहा है वो देख रहा है बिना किसी उसके, समझ रहे हो, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो ये कैपेबिलिटी ह्यूमंस में एग्जिस्ट करती है, ये बात इसमें प्रूव भी हुई थी।
है ना। इस पे फिर सीआईए के 2003 में एक लीक डॉक्यूमेंट है, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रीलिम्स के टाइम पे मत देखना, बाद में देख लेना। तो वो लीक नहीं, बाद में उन्होंने डिक्लासीफाई कर दिए थे, वो पहले लीक हुए थे वो। तो उसमें सीआईए ने बोला कि हाँ ऐसी जो सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, और हमने सीआईए के एजेंट्स में ऐसी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश की थी, और वो काम कामयाब हुई भी थी। बाद में पता नहीं उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, सीआईए ने इस पर कोई रिवील बाद में नहीं दी। फिर देखिए इन्वेस्ट एआई, ये भी जो है रिसेंट एक समिट हुई थी बेसिकली, फ्रेंच जो पेरिस एआई समिट हुई थी, उसमें जो है यूरोपियन कमीशन ने और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये बात ठीक है वहाँ पे एक्सेप्ट करी कि हम जो है यूरोप में $200 बिलियन का एक एआई इकोसिस्टम तैयार करेंगे, इन्वेस्ट एआई। फिर आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं ब्लेसले पार्क डिक्लेरेशन के ये क्यों न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और हिरोशिमा प्रोसेस ये क्यों न्यूज़ में है, तो ये एआई, सस्टेनेबल एआई से रिलेटेड है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई वगैरह ये जाके देख लो यार, आईआर के टॉपिक्स है। जीपीएआई इंडिया इसका मेंबर है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जीपीआई वगैरह ये क्या चीज़ है। फिर देखिए डीप फेक पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डीप फेक। डीप फेक एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके एग्जिस्टिंग डेटा का यूज़ करते हुए कोई फेक डेटा आगे प्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ोटो का यूज़ करते हुए आपके न्यूड्स बना दिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ है ना, कैटरीना कैफ का, रश्मिका मंदाना का ऐसा इशू इंडिया में हुआ था। जो हमारी जो है ना, जो इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, तो जॉर्जिया मेलोनी जी के साथ भी डीप फेक का एक इशू आया था, राइट। तो इटालियन पीएम के साथ, सॉरी हाँ इटालियन पीएम, शी इज़ नॉट इंटरनेशनल पीएम, शी इज़ इटालियन पीएम। ये मुझे इटालियन और इंटरनेशनल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो इटालियन पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी ने फिर बाद में डीप फेक इसलिए भी न्यूज़ में थे, जो फिर उन्होंने डिमांड करा दुनिया से कि भैया डीप फेक को थोड़ा रेगुलेट करो। तो यूएस में रेगुलेशन लाई भी गई है डीप फेक के लिए। यूएस के अकॉर्डिंग जो भी डीप फेक प्रोड्यूसिंग स्टार्टअप्स हैं उनको उसमें एक वाटरमार्क लगाना पड़ेगा कि इट इज़ अ डीप फेक। सिमिलरली देयर वाज एआई एक्ट इन यूएस, इन यूरोपियन यूनियन। अगर वो पूछे कि एआई एक्ट रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, ये क्यों न्यूज़ में रहा है, किसके बारे में, तो वो यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग है, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि 2016 में ऑलरेडी उन्होंने पूछ लिया था कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है ये न्यूज़ में रहती है, ये क्यों न्यूज़ में रहती है, किसके बारे में, तो वो ईयू का इनिशिएटिव था। ईयू सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव नॉर्मली लेता है। तो इटालियन पीएम ने भी बाद में फिर डिमांड किया कि मुझे जो है इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, डैमेजेस मिलने चाहिए, और बाद में बोलते मैं उसे दान कर दूंगी। तो वो तो ठीक है ना, पॉलिटिशियन है। हाँ, लेकिन फिर वही बात है, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बात सही है। अब देखो एआई के हर जगह यूज है। वो आपसे पूछें कि एआई का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। एक बार यूपीएससी ना बवरा गया था, थोड़ा बावरा हो गया था 2021 में। उसने पूछा कि इनमें से एआई कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। एक ऑप्शन उसमें था कि स्मार्ट एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, दूसरा ऑप्शन उसमें था कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअल में आज के दौर में आपको मालूम है ना, मोदी जी दुनिया के सबसे फेमस सिंगर बन गए। वो क्यों? एआई की वजह से। तो म्यूजिक प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है, यूपीएससी ने उसे एलिमिनेट करवा दिया, है ना। स्मार्ट एनर्जी ग्रिड्स तैयार करने में एआई का यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है भाई। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कि कब जैसे लोड बढ़ रहा है, जो जो लोड फैक्टर है उसका, ठीक है, मान लो प्लांट का ही है, प्लांट का लोड फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर, उसी को अगर मैनेज करवाना है ना। या फिर ग्रिड के ट्रांसमिशन में ये बात देखनी है कि है ना, ग्रिड में कब ओवरफ्लो हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी चीज़ को अगर एनालाइज करना है। एआई का यूज हर जगह है, हर जगह एआई का यूज होगा। जहाँ भी वो पूछे आपसे कि वेयर कैन एआई बी यूज्ड, हर जगह, हेल्थ हुल्थ जहाँ जहाँ बोले, गवर्नेंस सिक्योरिटी, हर जगह एआई का यूज हो रहा है भाई, ठीक है। आपका जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो एआई एनेबल्ड है, वो खुद डिसीजन लेता है, ऑटोमेटिक है वो। देखेंगे हम वो सब चीज़ें। फिर देखिए सारा से भी मिली है। सारा जो है, इनकी शक्ल देख लीजिएगा आप, है ना। सारा एक एआई एजेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ है। सारा किसने बनाया? WHO ने सारा बना दिया है। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। मैंने इसके साथ बात करने की कोशिश की थी क्योंकि WHO ने बोला टॉक टू सारा। मैंने बोला ठीक है शुरू करते हैं तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू सारा। वो खुद ही अपनी बताई जा रही थी उधर से। मुझे फिर ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती है जो फिर मतलब अपने ही वो सुनाते जा रहे हैं, इसलिए मैं लड़कियों से बात करता भी नहीं हूँ। खैर मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, एआई हो सकती है लेकिन मैं तो एटलीस्ट नहीं हूँ। तो और मिसोजिनिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि सारा जो है, सारा वो खुद ही बोलती है, खुद ही बोलती है। नाम के लिए इंटरेक्टिव है लेकिन बोलती खुद ही है। आप जाकर के टॉक कर सकते हैं। WHO में सारा आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ये एआई एजेंट है।
है, पूछा जा सकता है कि सारा इनिशिएटिव। बाकी सारा जो है आप एनरोल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज अभी के साथ अगर आप ये चाह रहे हो कि हाँ कंटेंट इससे कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाए तो अभी के हिसाब से मत करना। वो प्रैक्टिस के लिए अगर आपको PYQ प्रैक्टिस करने हैं तो आप चले जाना, उसमें जो नई नई चीज़ें मिलेगी उसको मत एक्सट्रैक्ट करना अभी के हिसाब से, दिमाग बहुत ख़राब हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQ में आप। फिर देखिए डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी से आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं, है ना। कुछ डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा देखते हैं, हालांकि ऊपर भी डिजिटल ही था। AI से डिफरेंट जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके बारे में देखते हैं। पहली बात आपसे पूछ सकते हैं कि डिजिटल ट्विन्स ये न्यूज़ में रहते हैं, ये क्या चीज़ है। एक्चुअल में डिजिटल ट्विन्स इज नथिंग बट, मान लो आप एक इंसान है ना, मान लो आप सच में एक इंसान है, ठीक है, मान लो आप सच में एक इंसान है और आप चाहते हैं कि जो भी है ना, जो भी आपका डेटा हो वो ऑनलाइन प्रोसेस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, कितनी कैलोरीज आपने लूज करी वगैरह, है ना, कितना आप घूमे, कितना आप चले, इसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके। ठीक वैसे डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक वैसे जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में चल रहे हैं, दैट मीन्स आपका एक फिजिकल रेप्लिका डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएट किया जा सके, समझ रहे हो, जो कि पूरा आपका डेटा ट्रेस करेगा, ट्रैक करेगा, उसे आप कहेंगे डिजिटल ट्विन। समझ रहे हो ना बात को। अब ये डिजिटल ट्विन किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ है ना जहाज चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी है ना, जैसे विंड टरबाइन, यहाँ एग्जांपल मैंने ऐड किया हुआ है विंड टरबाइन का, है ना। जैसे कहाँ किस चीज़ का ऐड किया हुआ है यहाँ, विंड टरबाइन का ही आई थिंक, हाँ विंड टरबाइन। मान लो विंड टरबाइन घूम रही है, ये घंटे में कितने कितने जो है रोटेशन कर रही है, कितने RPM इसकी पावर है वगैरह वगैरह। मान लो ये सब चीज़ें अगर आपने नोट करनी है, और कितनी इसने एनर्जी प्रोड्यूस करी, कब कब कितनी कितनी करी, ये सब चीज़ें अगर आपने डेटा को नोट करना हो ताकि आप सिमुलेट कर सके इसकी फंक्शनिंग को फ्यूचर में। या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ आप ही का अगर डिजिटल रेप्लिका क्रिएट कर दिया गया है ना, तो डिजिटल रेप्लिका मान लो आपका क्रिएट किया हुआ है, उसमें सब चीज़ें नोट हो रही है कि आपका ब्लड प्रेशर अभी कितना है, 12 बजे कितना होगा, 1 बजे कितना कर है। तो इसके बेसिस पे आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, सिमुलेट किया जा सकता है भाई आपका फ्यूचर। ये तक बताया जा सकता है कि आपको कब जैसे हार्ट अटैक आने वाला है, समझ रहे हो। इतनी सब चीज़ों में जो है एक्स्ट्रापोलेशन में ये पूरा डेटा यूज किया जा सकता है। तो ये डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी बड़ी यूज की टेक्नोलॉजी है। आप पूरा डेटा है ना इससे क्रिएट कर सकते हैं, और आपका प्रॉपर रेप्लिका क्रिएट किया जा रहा है डिजिटल वर्ल्ड में। एक आपकी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है और वो रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है डेटा की। इसे आप कहते हैं डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। फिर भैया सिमुलेशन में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में डिजिटल ट्विन जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, नो डाउट। डिजिटल ट्विन इज सिमुलेटिंग योर एक्शन। सिमुलेशन माने कॉपी करना, आप ही की एक कॉपी क्रिएट की गई है। सिमुलेशन माने मान लो एक ऐसी चीज़ हो कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो उल्का पिंड ऊपर से गिर जाए, ठीक है, एस्ट्रॉइड का अटैक हो जाए आपके ऊपर, तो आपको अगर सिमुलेशन करना है कि उल्का पिंड गिर रहा है, एस्ट्रॉइड गिर रहा है, एस्ट्रॉइड अटैक के क्या क्या है ना, कितना उसका डैमेज होगा वगैरह वगैरह, उसकी अगर एक वीडियो बनानी है, दैट इज नोन एज सिमुलेशन। कि आपने सिमुलेट कर दिया, पहले ही देख लिया कि हाँ क्या क्या होने वाला है, दैट इज योर सिमुलेशन। तो एक डिजिटल सिमुलेशन इज बेसिकली कि आप एक तरीके से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो, है ना। वो रियल टाइम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डिजिटल ट्विन्स आर रियल टाइम। डिजिटल ट्विन्स में रियल टाइम डेटा अपडेट हो रहा है, रियल डेटा अपडेट हो रहा है, और इसीलिए डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी सिमुलेशन टेक्नोलॉजी से काफ़ी बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसमें रियल डेटा आपका अपडेट हो रहा होता है। अगेन इसका भी हर जगह यूज है, आपकी हेल्थ मेजरमेंट में इसका यूज हो सकता है, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने में, बाकी और चीज़ों में, जो भी है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी में हर जगह इसका यूज है। अगर वो बोले कि वेब 4.0 हाँ है ना, या फिर कहें कि मेटावर्स में इसका यूज हो सकता है क्या, यस। डिजिटल ट्विन का मेटावर्स में बड़ा यूज है। मेटावर्स इज व्हाट, मेटावर्स इज प्रॉपरली पूरा एक डिजिटल वर्ल्ड जिसमें आप फील कर रहे हो, जिसमें आप इंटरैक्ट कर रहे हो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ही, आप ही की एक आइडेंटिटी है। आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो डिजिटल वर्ल्ड में, वो सब चीज़ें मेटावर्स में आती है। तो आपकी एक आइडेंटिटी मेटावर्स में क्रिएट कर दी जाती है। जैसे आप इंस्टाग्राम में देखते हैं ना, इंस्टाग्राम में कौन कौन लड़कियां लड़कों को स्टॉक करती है और लड़के लड़कियों को स्टॉक करते हैं। स्टॉक करते करते जैसे ही आप प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करते हैं तो उसमें एक वो आती है, अगर वो लड़की है तो एक लड़की कार्टून आ जाएगी, वो उंगली आगे करेगी ऐसे कि दिस इज माई, क्या कहते हैं उसे यार ये लोग, हाँ एवेटार, एवेटार अवतार कहते हैं ये उसे। तो जैसे अवतार उसमें होते हैं ना, ऐसे ही अवतार आपका क्रिएट कर दिया गया है डिजिटल वर्ल्ड में, और वहाँ आपका पूरा डेटा फिर अवेलेबल होगा। आप वहाँ खुद अपने अवतार के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में हो रही है।
उसे आप कहते हैं मेटावर्स। तो मेटावर्स क्रिएट करने में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज है। ऐसे ही देखिए एक और नई चीज़ जो न्यूज़ में है वो है आपके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी? बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान में रखो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, अदरवाइज हमने है ना साइंस एंड टेक के कोर्स में ये बहुत ब्रॉडली स्टडी किया है कि व्हाट इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक। और डीपर लेवल पे आपसे वो पूछ सकता है कि इनमें से ज़्यादा सिक्योर कौन है, दूसरा ये कि इनमें से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट कौन सा है। तो जो भी आपकी मान लीजिए हाँ डिजिटल करेंसी है, उन डिजिटल करेंसी वो चलती कैसे है आपको मालूम होगा। बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को जब आप ऑथराइज कर रहे हो दैट इज योर बिटकॉइन माइनिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज करने के लिए एनर्जी लगती है, तो जिसने भी अपना कंप्यूटर उसके लिए डेडिकेट किया है, रिवॉर्ड के तौर पे उसको बिटकॉइन का एक हिस्सा दे दिया जाता है। दैट इज बेसिकली योर बिटकॉइन माइनिंग। तो वो जो चीज़ है माइनिंग, वो कई तरीके से की जा सकती है। एक है प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी कहती है कि आपको एक बिटकॉइन अर्न करने के लिए काम करना पड़ेगा, आपको प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी अपने कंप्यूटर से, तब जाकर के आपको बिटकॉइन मिल रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी मीन्स कि अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने की परमिशन है ना की अथॉरिटी लेनी है, तो अथॉरिटी आप स्टेक बाय करके करोगे। वो स्टेक क्या होंगे? आपको पहले एक बिटकॉइन बाय करना होगा पूरे लेजर है ना, पूरे लेजर के इकोसिस्टम में, पूरी ब्लॉकचेन में जितने बिटकॉइन होंगे उसकी परसेंटेज के तौर पे आपके पास जितने बिटकॉइन है उतनी आपके पास पावर आ जाएगी टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स यहां पे स्टेक आप बाय कर रहे हैं, फिर आप ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है बिटकॉइन की। समझ रहे हो बात को? सो दैट मीन्स ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट तो ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको माइनिंग नहीं करनी पड़ रही है ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ऑथेंटिकेट करने के लिए एजेंट इसमें रखे होंगे। ट्रांजैक्शन आपको इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है। एनर्जी एफिशिएंट ये है, फास्ट भी ये है क्योंकि बहुत प्रोसेसिंग आपको नहीं करनी पड़ रही है। छोटी रैम वाले कंप्यूटर से भी आप ये कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है आपको इसमें स्टेक बाय करना पड़ेगा। तो जिसके पास मोटा पैसा है वो स्टेक जल्दी बाय कर लेगा, है ना। तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसमें टेम्परिंग की जाए। तो ये लेस सिक्योर है, ये ज़्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि लोगों को काम करना पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड ये है, इसके सेंट्रलाइज होने के चांसेस ज़्यादा है प्रूफ ऑफ स्टेक के। तो ये बात ध्यान में रखनी है। प्रूफ ऑफ स्टेक नो डाउट एनर्जी एफिशिएंट है, नो डाउट प्रूफ ऑफ स्टेक जो है जल्दी प्रोसेसिंग करती है, लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये है एनर्जी एफिशिएंट उतनी नहीं है। प्रॉब्लम इसकी ये है एनर्जी एफिशिएंट तो है, प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये सिक्योर उतनी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड उतनी नहीं है, कोई भी आकर के कैप्चर कर सकता है सिस्टम को। तो येस देयर आर सम करेंसीज, जैसे मान लो बिटकॉइन है और वो डॉज कॉइन है इलॉन मस्क वाला, तो वो तो आपका प्रूफ ऑफ वर्क पे ही अभी भी काम करता है। ये प्रूफ ऑफ स्टेक वाली है, इथेरियम वगैरह हो गया, सोलाना वगैरह हो गया, कार्डानो वगैरह हो गया, ये कुछ करेंसियाँ हैं भाई जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए है ना बचकानी चीज़ें हैं ये। हाँ तो अलग बात है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए स्टैक विश्वस्य, ये ध्यान में रखना है, विश्वस्य और नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क एनबीएफ लाइट। ठीक है, ये एनबीएफ लाइट करके एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, किसने? माइटी ने। अगेन ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कुछ भी अगर चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है तो ध्यान में ये रखना है कि माइटी उस काम को कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो, माइटी उसमें आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड है ना आईटी। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि विश्वस्य करके जो है एक ब्लॉकचेन स्टैक इंडिया में क्रिएट किया हुआ है। बस यही पूछेगा आपसे वो, यहाँ से फिर वो ये इससे सवाल पूछ सकता है क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे सवाल पूछा हुआ है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे सवाल पूछा है, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस पे वो सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन एज ए सर्विस। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस इज कि यू आर प्रोवाइडिंग योर, है ना, आपके पास एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। कोई आदमी जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता है डाटा को सेव करने के लिए, तो आप उसको अपना प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकते हैं। साथ में उसमें एक प्रॉपर, है ना, कैलिब्रेशन का ऑप्शन आप देंगे, प्रॉपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आप उसको देंगे कि ब्लॉकचेन में ये फीचर आप लेना चाहते हैं, ये नहीं लेना चाहते हैं। कस्टमाइज्ड जो इस तरीके की सर्विस है दैट इज योर ब्लॉकचेन एज ए सर्विस। समझ रहे हो? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस इंडिया में या कहीं पे भी डेवलप हो, डेफिनेट कहीं पे भी एज ए सर्विस आए, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास, है ना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, है ना, एआई एज ए सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सर्विस, ये जो ऐसी चीज़ें हैं
ये जहाँ पे भी एज ए सर्विस आए, दैट मीन्स कस्टमाइजेशन का ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। 2022 का सेम लाइन पे उन्होंने सवाल पूछे हुए थे। सिंपल स्टेटमेंट वो ऐसे ही बनाएगा कि क्या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं है, तो ये बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर देखिए इलॉन मस्क पे आते हैं। इलॉन मस्क कैसे भूल सकते हैं इनको, ठीक है। जो भी इनका टेस्ला वेस्ला जो भी बाकी चल रहा है एक्स उक्स, वो अलग बात है ना, एक्स से भी बहुत होती है। तो अलग बात ये है कि इन्होंने न्यूरालिंक अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें ब्लाइंड साइट करके एक चिप जो है ये डेवलप की है। तो ये ब्लाइंड साइट बेसिकली क्या है कि इसमें एक हेडसेट है, वो आदमी पहनेगा, अगर कोई ब्लाइंड है तो वो बाहर का देख भी सकता है पूरा, है ना, उसके पास। ये एक्चुअल में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इन्होंने तैयार किए हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस अगर वो आपको बोले तो वो क्या है, ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट कर सकती है ब्रेन के साथ। एक ऐसी चिप रख दी जाएगी। अब ये इंटरफेस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अंदर ब्रेन के अंदर भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं चिप को, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक्सटर्नल में क्या होता है कि ब्रेन जो है आपकी, हाँ, जो क्योंकि ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं, तो ब्रेन जो है डेफिनेटली जो है मैग्नेटिक जो सिग्नल्स है उनको भी प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट अदर टाइप्स के सिग्नल्स को भी प्रोड्यूस करता है। उनके साथ आप जो है इंटरेक्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफ, उसमें बस बहुत, है ना, अगर आपको ब्रेन मैपिंग करनी हो, है ना, मतलब लाइट डिटेक्शन टेस्ट करवाना हो, तो ऊपर मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफ जो है वो ग्राम जो है वो ऊपर रखा जाएगा, नीचे इंसान बैठा होगा, वो जो सोच रहा होगा वो उसकी जो वेव्स है ना, उसकी जो बेसिकली जो 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 एनर्जी फील्ड है, जो मैग्नेटिक वेव्स है, वो भी साथ में एमिट हो रही होगी और ऊपर जाकर के उनको ट्रैप किया जा सकता है। और फिर उसी ग्राफिकल पैटर्न के थ्रू ये आप देख सकते हैं कि हाँ दिमाग में इसके चल क्या रहा है। सिमिलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसमें बेसिकली ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है कंप्यूटर वो समझता है, और कंप्यूटर अपनी डायरेक्शन भी ब्रेन को देता है कि हाँ ये आप करो, ये आप सोचो, बाहर ऐसा थ्रेट है। तो एक ऐसा जो इंटरफेस है ऐसे लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटोप्सी वगैरह से रिलेटेड है ना, या फिर किसी का बाइपोलर डिसऑर्डर एटसेट्रा है, या फिर है ना, उन सब चीज़ों में ये यूज़ किया जा सकता है। ऑटोप्सी में भी इसका बड़ा यूज़ हो सकता है क्योंकि ब्रेन जो है वो मतलब जो भी, है ना, जो भी सेलुलर मोशंस एटसेट्रा है, जो भी अंदर की सिग्नल है, तो दिमाग में उसके चल क्या रहा था वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर वो पूछे कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो सकता है आपके इन सब चीज़ों में, है ना, ब्लाइंड आदमी को, हाँ, या फिर कोई भी, है ना, कोई भी इंटरेक्टिव डिवाइसेस अगर आपको क्रिएट करनी है, ब्रेन इंटरेक्टिव डिवाइसेस, तो ऐसी डिवाइसेस बनाने में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज़ किया जा सकता है। ब्लाइंड साइट जो है ये एक ऐसी चिप है, ऑप्टिकल नर्व एटसेट्रा, वही पूरी बात। लेकिन हमने यहीं नहीं रुकना है, हमने भाई साहब, ठीक है, आई थिंक वो ब्रेन ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस पे भी हमने काम करना है। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस हमने ऑलरेडी पूरे अपने कोर्स में पढ़ लिया हुआ है ना, ये बिल्कुल वहाँ से मैंने उठाई हुई है ये चीज़। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस अगर वो आपसे पूछे तो ये क्या चीज़ है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ब्रेन कंप्यूटर क्या चीज़ है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इज डिफरेंट, ब्रेन कंप्यूटर क्या चीज़ है, भैया आपके जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन मैंने आपको बताया फास्टेस्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी रखता है और लीस्ट एनर्जी में। आपकी बॉडी में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है ना, दिन में। तो न्यूरॉन जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास नेचर ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हुई है। तो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस इसी पे बेस्ड होता है। आपके जो न्यूरॉन्स है, मान लो एक न्यूरॉन निकाल दी और वो, है ना, वो जो न्यूरॉन है उसका आपने लैब में, ठीक है, उसको ग्रो किया, है ना, फर्दर। इंपॉर्टेंट बात है ये है कि इस तरीके के जो आपने, या फिर 3D प्रिंटेड ब्रेन ऑर्गेनॉइड आपने तैयार कर दिए, है ना, 4D प्रिंटेड ब्रेन ऑर्गेनॉइड आपने तैयार कर दिए। अब जो आपने ऐसे ऑर्गेनॉइड तैयार किए हुए हैं उनको आप कंप्यूटर चिप पे रख के उससे आप प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। और एनर्जी एफिशिएंट ये बहुत होता है, ध्यान में ये रखना है, एनर्जी एफिशिएंट बहुत है, प्रोसेसिंग इसकी फास्ट है, बहुत ही, है ना, मल्टीपल थाउजेंड्स टाइम फास्टर प्रोसेसिंग देन एन ऑर्डिनरी कंप्यूटर ये आपका कर सकता है। अभी तक कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं बना हुआ है जो ब्रेन की पावर ऑफ प्रोसेसिंग को जो है मैच कर सके। लेकिन एक जगह ये ढीले हैं, वो है न्यूमेरिकल्स की प्रोसेसिंग में। न्यूमेरिकल्स की प्रोसेसिंग को अभी हमारा जो
जो न्यूरॉन्स है वो उतने अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, हम उतने एक्सपर्ट अभी भी नहीं हुए हैं न्यूमेरिकल्स की प्रोसेसिंग में। इसीलिए जो ट्रेडिशनल, अगर वो बोले कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स या फिर ब्रेन कंप्यूटर्स आर फास्टर इन न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग देन ट्रेडिशनल कंप्यूटर, नो, न्यूमेरिकल्स की प्रोसेसिंग ये उतना फास्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो आप सी सेट में फेल हो रहे होते हैं वो आपकी गलती नहीं है, डेवलपमेंट ही ऐसी हुई है। ऐसे ही होता है, बस सेम लाइन पे होता है डीएनए कंप्यूटर। डीएनए कंप्यूटर भाई, डीएनए दुनिया का ऐसा नेचुरल डिवाइस है जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। अभी तक ऐसी कोई माइक्रोचिप डेवलप नहीं की गई है कि 1000 माइक्रोचिप भी एक डीएनए के डेटा को मैच कर सके। तो डीएनए कंप्यूटिंग का यूज भी डेटा के स्टोरेज के लिए किया जा रहा है और फास्ट प्रोसेसिंग के लिए किया जा रहा है, डीएनए का यूज़। समझ रहे हो, ऐसे कंप्यूटर भी बन रहे हैं। ये आपको नहीं मिलेगा अपने पीटीवीटी में, कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें। तो ये मैं आपको यहाँ एड ऑन बता रहा हूँ, ये आपको 3 साल बाद देखने को मिलेगा इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी, यूपीएससी भले पहले पूछ ले। फिर देखिए कुछ सुपर कंप्यूटर न्यूज़ में रहते हैं, जहाँ पे भी आपको है ना, जहाँ पे भी आपको लगे कि परम परम, जहाँ पे भी नाम आए, परम परम, परम प्रवेग, परम रुद्र, परम ये परम वो, जो भी परम परम जहाँ भी ना याद आए, नाम आपसे पूछे तो समझ लेना वो एक सुपर कंप्यूटर है ना। वो इंडिया सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत क्रिएट किया गया है। ऐसे ही है एरावत। एरावत बेसिकली इंद्र का जो हाथी है, माना जाता है कि 1000 हाथियों के बराबर होता है एरावत, एरावत का बल। तो एरावत है ना, सहस्त्रों हाथियों के बराबर होता है एरावत का बल। तो एरावत था इंद्र का हाथी, तो इंद्र के हाथी पे नाम रख दिया गया एरावत। ये भैया इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, टॉप 75 में ये ऐड होता है, समझ रहे हो। लेकिन दुनिया का क्या है, वो है फ्रंटियर। ये सब चीज़ें हम पढ़े हुए हैं, सुपर कंप्यूटर वगैरह, सुपर कंप्यूटिंग क्या होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, एज कंप्यूटिंग क्या होती है, सब चीज़ें उधर कोर्स में कवर किए हुए हैं। अभी के लिए बस ये अपडेट ले लो। अगर वो पूछे एरावत या फिर परम प्रवेग, परम रुद्र, परम ये परम वो, जो भी आपसे पूछे वो फ्रंटियर अगर पूछ ले कि फ्रंटियर ये जो न्यूज़ में रहता है ये क्या चीज़ है, फ्रंटियर यूएसए का सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। फिर अगर आपसे ये भी पूछ ले, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ये आप सभी का रिवीजन है भाई, जो भी कोर्स में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, ये आप सभी का बस रिवीजन है ना। जो भी आपको पीटी पुटी दिख रही है उसमें बस रिवीजन ही है, बाकी और कुछ नहीं था उसमें नया। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड अगर आपसे वो पूछे ये क्या चीज़ है, तो जैसे बिट में, मेगाबाइट में, मेगा है ना, टेराबाइट एटसेट्रा में नॉर्मल कंप्यूटर प्रोसेसिंग करते हैं, ऐसे ही जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्लॉप्स में प्रोसेसिंग करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स में प्रोसेसिंग करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड जो है ये सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है। बस इतना। फ्लॉप अगर वो बोले, फ्लॉप कौन हुआ, सुपर कंप्यूटर, बस इतनी सी बात है। बायो कंप्यूटर मैंने बताया ह्यूमन ब्रेन से बन रहा है, और कैसे बन सकता है, डीएनए से भी बन सकता है। डीएनए सुपर कंप्यूटर, डीएनए सेल्स और सॉरी डीएनए मेमोरी चिप्स एक्सेट्रा वो तैयार की जा सकती है। फिर लैब ग्रोन मिनी ब्रेन्स फ्रॉम स्टेम सेल पावर टुमारोज एआई, वही बात है कि भैया एआई के लिए प्रोसेसिंग बहुत चाहिए। अभी के जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं भाई, ये सबसे लैंडमार्क डिस्कवरी होने वाली है, ट्रस्ट मी। एनवीडिया सिर पकड़ लेंगे अगर किसी ने ब्रेन सुपर कंप्यूटर को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया, तो चिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ जाएगी, फिर पड़ेगी नहीं। छोटा सा ऑर्गेनॉइड हजारों कंप्यूटर का काम कर देगा, छोटा सा डीएनए है ना, डीएनए का एक बंच वो सैकड़ों कंप्यूटर्स का काम कर देगा, और वो लैब में आपको ग्रो करना है बस। जिसने ये कैपेबिलिटी डेवलप की, मैं तो कहता हूँ वो दुनिया का नेक्स्ट ट्रिलियनर होने वाला है। बाकी ये सब लाइन में लगे रहे हैं, है ना, इलोन मस्क, ये कोई नहीं रहने वाला है इनका। तो वैसे ही ब्रांड वैल्यू नीचे जा रहा है, इनको समझ नहीं आता है मार्केटिंग करते कैसे हैं, मुझसे सीख लो। एथिकल मार्केटिंग भी कोई चीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि द हिग्स बोसोन, भाई साहब ये चीज़ जो है ये बड़ी न्यूज़ में रहती है, ये सर्न के वहाँ से, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बातें मैं आगे बताऊंगा उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा, है ना, क्योंकि ये सर्न जो है ये यूरोपियन सेंटर फॉर रेडियो न्यूक्लियर ऐसे है ना, ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे, ठीक है, सर्न ऑब्जर्वेटरी। तो आपको ध्यान में रखना, जो कि पार्टिकल फिजिक्स पे काम करती है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सर्न वेबसाइट से डायरेक्टली लिया गया है। हिग्स बोसोन न्यूज़ में रहता है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि हिग्स बोसोन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि यूनिवर्स को मास प्रोवाइड करता है। बाकी कितने भी, कोई भी पार्टिकल दुनिया में मास इनका अपना नहीं है।
वो मास कैसे है ना, कैसे वो मास लेते हैं, हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करके जो है कोई भी दूसरा पार्टिकल, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, जैसा भी अदर पार्टिकल हो, इनका अपना किसी का मास नहीं होता है। इनको जो भी मास मिल रहा है वो हिग्स फील्ड से मिल रहा है, हिग्स बोसोन से मिल रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मास गिविंग फील्ड जो है सर्न ने ये डिस्कवर ऑलरेडी कर दी हुई है, 2012 में ये डिस्कवर हुई थी। तो हिग्स बोसोन एक ऐसा पार्टिकल है, इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, दुनिया को मास ये दे रहा है, बाकी किसी पार्टिकल का अपना मास नहीं है, वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मास लेती है। फिर आपसे सवाल ये पूछेगा कि क्या सारे दुनिया के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं? सभी ऑलमोस्ट, लेकिन जो फोटोन है, अगर वो ये भी सवाल पूछ ले कि फोटोन इज द ओनली पार्टिकल इन द यूनिवर्स जिसका मास नहीं है, तो ये बात सही है। फोटोन इज द ओनली मासलेस पार्टिकल इन द यूनिवर्स टिल डिस्कवर्ड, है ना, डिस्कवर्ड टिल नाउ। तो वो जो फोटोन है वो अकेला ऐसा पार्टिकल है येट डिस्कवर्ड जो कि जिसका अपना मास नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है, इसका मास ही नहीं है, फोटोन इज मासलेस, बट इसमें चार्ज जरूर होता है। एक ऐसा पार्टिकल जिसमें मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, ऐसा पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। तो जो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो फोटोन के बाद दूसरे नंबर के सबसे अबंडेंट पार्टिकल आते हैं। सबसे अबंडेंट है फोटोन, लाइट के पार्टिकल। इनका अपना मास नहीं है, चार्ज है। न्यूट्रिनो दुनिया में दूसरे सबसे अबंडेंट पार्टिकल्स है। इनके पास मास होता है, बहुत छोटा मास होता है, बहुत कम मास इनका होता है, लेकिन इनके पास चार्ज नहीं है, इसीलिए ये इंटरेक्ट करते ही नहीं है नॉर्मली, किसी मैटर से नॉर्मली इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे होते हैं न्यूट्रिनो। आपकी बॉडी से लाखों न्यूट्रिनो, जब मैंने बोल दिया ना न्यूट्रिनो, तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं घोस्ट पार्टिकल, घोस्टिंग करते हैं ये, है ना, तो वो घोस्टिंग करते हैं। फिर देखो पार्टिकल्स के पास मास कैसे आता है, हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने से। फोटोन्स फॉर एग्जांपल डू नॉट इंटरेक्ट विद दिस, है ना, दिस मास, इनका अपना मास नहीं होता है ना। फिर अलग बात है कि हाउ डिड फिजिसिस्ट नो दैट देयर इज समथिंग नोन एज हिग्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, हिग्स बोसोन के पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। हमने देखा न्यूट्रिनोज आर ऑल्सो चार्जलेस पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन इज ऑल्सो चार्जलेस पार्टिकल, लेकिन हिग्स बोसोन दुनिया का अकेला ऐसा पार्टिकल है जिसका अपना स्पिन ही नहीं है, जो स्पिन ही नहीं करता है, ये खड़ा है बस, इसका जीरो स्पिन होता है। सो हिग्स बोसोन इज ओनली पार्टिकल इन द यूनिवर्स येट डिस्कवर्ड जिसका जीरो स्पिन है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी जहां से वो पूछेगा, फोटोन इज ओनली मासलेस पार्टिकल येट डिस्कवर्ड, न्यूट्रिनो का चार्ज नहीं है, मास है। सिमिलरली हिग्स बोसोन का चार्ज नहीं है और स्पिन भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है, मास इनका है। इतनी 3 बातें हैं जो आपको इनमें से पूरी उठानी है, ध्यान में ये बात रखनी है। फिर देखिए न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी फिर आप डेप्थ में क्यों रखते हैं? देयर आर सर्टेन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज जो न्यूज़ में रहती है, जैसे आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये यूएसए की। हाँ 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, आई होप ये यहाँ से पॉज ही हो। हाँ तो ठीक है गाइज, वेलकम बैक। ये 57 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। अब हाँ थोड़ा बीच में ब्रेक लेना चाहिए यार, ब्रेक हर चीज़ से ज़रूरी होता है, ज़िंदगी, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ में ब्रेक ले लो, प्रोफेशन ब्रेक ले लो, टीचिंग ब्रेक ले लो, है ना। मीडिया ब्रेक नहीं लेता, लेकिन मैं अभी देख ही रहा था बीच में, ब्रेक के बीच में, कि हाँ पाकिस्तान की ना टांगें निकल आई है, मैंने ये सुना है, क्योंकि एक मीडिया चैनल है उसने बोल दिया कि राफेल की गर्जना से कांपी पाकिस्तान की टांगें। तो मैंने कहा अच्छी बात है, टांगे भी निकल आई है पाकिस्तान की बाहर, तो वो खैर अलग बात है। हाँ काम पे फोकस करते हैं। आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी आपसे पूछी जा सकती है, क्यों ये न्यूज़ में रहती है? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है भाई साहब, न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व कर रही है डेप्थ में, है ना, अंडर वाटर ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। समझ लो बात को। एक ऐसे ही रशिया की, है ना, बैकाल GVD, बैकाल लेक जो है वो रशिया की जो डीपेस्ट है, एक्चुअली दुनिया की डीपेस्ट जो लेक है वो बैकाल लेक है। तो बैकाल GVD अगर वो बोले, वो भी एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, वो भी डीप लेक में डीप डेप्थ में वो बनाई गई है। ऐसे ही इंडिया में भी वेस्ट बोधी हिल्स में, है ना, हाँ ये बोधी हिल्स तमिलनाडु में, आई थिंक, हाँ तमिलनाडु में ये बन रही है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इंडिया में,
थेनी, आई थिंक थेनी डिस्ट्रिक्ट में। तो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी पहले नीचे खोदा जा रहा है, ग्राउंड हिल को खोदा जा रहा है, फिर उसके अंदर ऑब्जर्वेटरी रखी जा रही है। वो आपसे सवाल ये पूछेगा कि ये खुदवाई क्यों जा रही है, ये चीज़ें खोद के ही क्यों डालना है, आप बाहर क्यों नहीं रख सकते ऑब्जर्वेटरी। नंबर वन, जो कॉस्मिक नॉइस है उसको कम करने के लिए ऑब्जर्वेटरी बीच में डाली जा रही है, ठीक है, हाँ, जमीन के अंदर या पानी के अंदर डेप्थ में डाली जा रही है, ताकि कॉस्मिक नॉइस जो है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन को रोके ना। दूसरी बात ये कि पानी के बीच क्यों रखी जा रही है, एक्चुअल में न्यूट्रिनो दुनिया में कहीं और इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, धरती की धरतियां भेजे जा रहे हैं, सीधे ये ट्रेवल करते हैं, सीधे ही, इनके सामने कोई भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये भेद के सीधे चले जा रहे हैं। न्यूट्रिनो ऐसी बात है, ये इंटरेक्ट ही किसी से नहीं कर रहे हैं, चार्ज ही नहीं है इनमें, समझ रहे हो। लेकिन भाई साहब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास होने की वजह से, चार्ज तो नहीं है, मास होने की वजह से ये पानी के साथ थोड़ा स्पार्क जनरेट कर देते हैं, थोड़ा स्पार्क, जब ये पानी से गुजर रहे हैं तो वाटर के साथ थोड़ा स्पार्क ये जनरेट कर देते हैं। उस स्पार्क को ऑब्जर्व करके ये पता लगाया जा सकता है कि न्यूट्रिनो ट्रेवल किया इधर से, इसलिए ये अंडर वाटर भी है, ठीक है। तो नियरली द स्पीड ऑफ लाइट ये ट्रेवल करते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टीज है इनकी कुछ। नाइदर गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड नॉर, हाँ, यहाँ से वो सवाल पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी इन्हें डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है, स्कैटर नहीं होती है, सीधे ये चल रहे हैं, ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइट भी बेंड हो जाती है, ये नहीं हो रहे हैं भाई साहब बेंड, लाइट भी बेंड हो जा रही है, ये बेंड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लाइट में तो चार्ज है, इसके पास चार्ज ही नहीं है, तो बेंड क्यों हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड से ये इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स दैट हैव मास इन यूनिवर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब तक आइडेंटिफाई किया हुआ मोस्ट, मैंने बताया ना आपको कि फोटोन्स सबसे अबंडेंट पार्टिकल है, उसके बाद न्यूट्रिनो आते हैं सेकंड नंबर पे, पर फोटोन का अपना मास नहीं है, इनके पास मास है, तो सबसे अबंडेंट मैसिव पार्टिकल कौन से हुए, न्यूट्रिनो। फिर देखिए एक और चीज़, जीएमआरटी, जीएमआरटी पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं, कुछ नहीं है, जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, अगर आपसे इस पे उन्होंने सीडीएस पे पिछले साल सवाल पूछ लिया हुआ है ऑलरेडी, वो पूछ सकते हैं। सवाल ये था कि दिस इज अ टेलीस्कोप, है ना, कोलेबोरेशन विद 30 पैराबोलिक, नहीं ऐसे पूछा हुआ था, सॉरी, दिस इज अ जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप जो है ये पुणे में बना हुआ है, बताओ कि इनमें कौन कौन से टेलीस्कोप, कितने टेलीस्कोप यूज हुए हैं। ऑप्शन में एक था 30 पैराबोलिक टेलीस्कोप, तो ध्यान में रखना है पैराबोलिक टेलीस्कोप इसमें यूज हुए हैं, है ना। ये इस तरीके की जो ये पैराबोलिक, है ना, टेलीस्कोप है, ये इसमें 30 पैराबोलिक टेलीस्कोप इसमें यूज हुए हैं। इसमें 16 टेलीस्कोप वाई शेप में है लगे हुए, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और जो बाकी के 14 है वो रेंडमली स्कैटर्ड है। कहाँ, पुणे में ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है ये तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलकर के कर रहे हैं न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का। सिमिलरली जो ये जो है ये आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है, एक बार ये कंफर्म कर लेना, उन्हीं का ये इनिशिएटिव होगा शायद, ठीक है, जीएमआरटी। हालांकि इतनी डेप्थ पे वो नहीं पूछेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट, ये पता होना चाहिए कि जीएमआरटी अगर पूछे तो पुणे में है भाई, 30 पैराबोलिक जो डिशेज है वो इसमें लगाई गई है, समझ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये मीटर वेव जो लेंथ है, रेडियो स्पेक्ट्रम, ये उसको मेजर करता है। क्यों, क्योंकि भैया जो हमारी मैन मेड रेडियो इंटरफेरेंस है वो मीटर वेवलेंथ वाली रेडियो जो सिग्नल का जो बैंडविड्थ है उसमें हम अभी मैन मेड रेडियो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो रेडियो वेव है उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में एंटर हो ही नहीं रही है, इसलिए हम मीटर वेव के थ्रू आप जो यूनिवर्स कॉस्मिक जो वेव्स हैं, कॉस्मिक मीटर वेव, उनको इजीली आप मेजर कर सकते हैं। अगली बात, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट। फिफ्थ स्टेट ऑफ, देखो देयर आर 4 इस्टेब्लिश्ड स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि हर किसी को पता है। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हुआ, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, किसी भी मैटर के। फिर आता है फिफ्थ है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसमें भी पढ़े हुए हैं, हाँ, कोर्स में। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या हुआ, जब आपने किसी एक मैटर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया भाई, ठंडा होकर के वो सुपर है ना, हाँ, एक तरीके से सुपर फ्लूइड के तौर पे वो बिहेव करना शुरू कर देता है। ठंडा होकर के मान लो आपने मेटल को इतना ठंडा कर दिया, हाँ, 273 केल्विन से भी नीचे, जब आपने बहुत ही ज़्यादा उसे ठंडा कर दिया तो ये सिंगल एंटिटी के तौर पे, इनसेपरेबल एंटिटी के तौर पे, सिंगल एटम के जैसे आप बिहेव करना शुरू कर देगा ये,
भले जितना बड़ा मेटल का टुकड़ा हो, अगर आपने उतना ठंडा कर दिया तो वो इनसेपरेबल हो जाएगा, उसके एटम्स ही इनसेपरेबल हो जाएंगे। उसे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है, एक होता है फर्मियोनिक कंडेंसेट। अब ये फर्मियोन क्या होते हैं, ठीक है, ये भी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स है, कुछ है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं बेसिकली। फर्मियोन जो है आप, हाँ ठीक है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट वगैरह ये जानने की जरूरत नहीं है कि प्लैंक कांस्टेंट वगैरह क्या है। फर्मियोन बेसिकली कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका, ठीक है, जिनका जब हम स्पिन मेजर करते हैं, इनमें स्पिन होता है, फर्मियोन्स में स्पिन होता है। फर्मियोन जैसे आपके है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह हो गए, है ना, एंटी मुऑन, मुऑन, ताऊ, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके फर्मियोनिक पार्टिकल होते हैं। जब इनका आप स्पिन मेजर करते हैं तो ये स्पिन कुछ ऐसे आता है ना, 1/2 में आ जाएगा, 3/2 में आ जाएगा, 5/2 में आ जाएगा। ये बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये रेंज होती है, ये स्पिन की रेंज होती है। प्लैंक, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये कुछ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, फर्मियोनिक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो फर्मियोनिक कंडेंसेट भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए और भी ठंडा करना पड़ेगा मैटर को, और वो लैब के अंदर ही तैयार किया जा सकता है। सवाल वो यहाँ से ये नहीं पूछेगा कि, पहले तो पूछेगा कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, या फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। ये हो सकता है आपको पूछे कि फर्मियोनिक कंडेंसेट जो है ये क्या चीज़ है, क्या ये बहुत गर्म करके निकलता है, नहीं, बहुत ठंडा करके। प्लाज्मा के लिए गर्म करना पड़ता है पार्टिकल्स को, इसके लिए ठंडा करना पड़ता है, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर। इंपॉर्टेंट बात है, इनकी कुछ है ना, कुछ खासियत है। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इनका वो बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा करना पड़ेगा आपको मैटर को, तब जाकर के आपको फर्मियोन कांस्टेंट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेंगे। और ये सुपर फ्लूइड के तौर पे काम करते हैं। सुपर फ्लूइड मतलब कैसे होता है, मान लो है ना, CO2 का सुपर फ्लूइड अगर हो, तो मान लो वो तरल भी हो, तो ऐसा लगेगा ही नहीं आप उसे बहा रहे हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो बह रहा है। वो एक डंडी की तरह आपको दिखेगा, एक शीट की तरह दिखेगा, इनसेपरेबल दिखेगा वो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसमें फ्लो है ना, कोई गैप नहीं होता है क्योंकि फ्लो में। तो सुपर फ्लूइड की तरह ये भी बिहेव करते हैं, कोई गैप नहीं है बीच में, ये एक सिंगल एंटिटी के तौर पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर में ये काम करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, इनकी कुछ आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली बात, स्पेशल फीचर होता है इनका कलेक्टिव रिएक्टिविटी का। मान लो है ना, मान लो सोडियम का आपने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बना दिया या फिर फर्मियोनिक कंडेंसेट बना दिया, तो सोडियम अगर मान लो Cl के साथ अब रिएक्ट करेगा, तो एक एटम रिएक्ट नहीं करेगा, वो पूरा ही रिएक्ट कर जाएगा। जितना आपके पास सोडियम का पूरा पार्टिकल है वो पूरा एक साथ, कलेक्टिव रिएक्टिविटी इसमें देखने को मिलती है। तो सिंगल यूनिट के तौर पे ये काम करता है, जितना भी आपके पास। दूसरी बात ये कि रूम टेम्परेचर में ये स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया ठंडा टेम्परेचर चाहिए। बट ट्रैप्स के अंदर ये स्टेबल होंगे। ट्रैप माने कंट्रोल्ड कंडीशन जब आपको तैयार करके दे तो उसमें ये स्टेबल पाए जा सकते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ये न्यूज़ में है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है ना, हाँ कुछ फीचर्स है। दूसरा, पहली फीचर है कि सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी इनमें, सुपर कंडक्टर के तौर पे ही यूज़ किए जा सकते हैं, विदाउट रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं भाई साहब ये। अगली बात, स्टडिंग न्यू मैटर के लिए, जो डार्क मैटर वगैरह अगर उसे स्टडी करना है तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। सुपर मैग्नेट के तौर पे, अब अगर ये सुपर कंडक्टर के तौर पे यूज हो सकते हैं, सुपर मैग्नेट भी बिल्कुल, सुपर मैग्नेटिज्म सुपर कंडक्टर से ही यूज है ना आता है, पढ़े हुए हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स को। एटॉमिक क्लॉक्स में इनका यूज किया जा सकता है, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन में इनका यूज हो सकता है, सुपर पावरफुल सेंसर्स, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट बात है, क्वांटम बिट्स को क्रिएट करने में इनका यूज हो सकता है, एटॉमिक लेजर्स को क्रिएट करने में इनका यूज हो सकता है, समझ लो। तो इनका बड़ा सारा यूज है। आप मुझे आइंस्टाइनियम के बारे में बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो क्या चीज़ है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस में। पहली बात, आपको इंडिया के कुछ एम्बिशियस स्पेस मिशंस पता होने चाहिए। पहली बात कि है ना, कुछ एम्बिशियस स्पेस मिशन जो आपको पता होने चाहिए कि बाय 2026 एटलीस्ट, बाय 2026 हम चाहते हैं कि क्रूड गगनयान मिशन हम लगभग 400 किलोमीटर की हाइट तक लो अर्थ ऑर्बिट में हम एक क्रूड गगनयान मिशन हम भेज सकें वहाँ। और ये है ना, ये जो क्रूड गगनयान मिशन होगा, ये इससे पहले एक टेस्टिंग होगी, उसमें रोबोट को भेजा जाएगा, व्योममित्र को, समझ रहे हो। तो ये व्योममित्र, आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, इस पे ऑलरेडी सवाल पूछा भी है। तो व्योममित्र एक्चुअल में एक रोबोट है जो कि सिमुलेशन करेगा कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट है वो कैसे आगे जाएंगे। दूसरी बात है कि भैया एस्ट्रोनॉट की जो ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है रशिया, तो रोस्कॉस्मोस भी इसमें एक हमारा पार्टिसिपेंट है, फ्रांस भी इसमें हमारा एक पार्टिसिपेंट है। तो कुछ एक क्रिटिकल जो मॉड्यूल्स है वो फ्रांस हमें तैयार करके इसमें दे रहा है। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। फिर
एक भारत अंतरिक्ष करके इंडिया चाहता है कि बाय 2035 हमारा एक अपना इंडियन स्पेस स्टेशन हो सके। तो स्पेस स्टेशन पे भी आपसे वो सवाल पूछ सकता है आगे। आई होप मैंने, है ना, खैर मैं यहीं से आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उन्होंने इस बार सवाल पूछा हुआ है जियो साइंटिस्ट में, आई थिंक नहीं, ये CISF के उसमें, हाँ LDCE में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लो अर्थ ऑर्बिट में आपका चलता है लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, और वो हर 90 मिनट में अर्थ के चक्कर काट रहा है, इसीलिए 45 मिनट्स के बाद वो सनराइज और सनसेट देख लेते हैं। दूसरी बात, चाइना का ऐसा ही एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ध्यान में आपको रखना है, चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। फिर देखिए इंडिया चाहता है कि बाय 2040 अपना एक एस्ट्रोनॉट वो मून पे भी भेजे, समझ रहे हो। अब इसके बाद एक हमारा इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन आया, स्पार्डेक्स, समझ रहे हो। स्पार्डेक्स जो है ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। स्पार्डेक्स एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है स्पार्डेक्स। तो स्पार्डेक्स जो है ये PSLV के तहत, PSLV जो रॉकेट है हमारा, तो PSLV रॉकेट ने स्पार्डेक्स मिशन को, ये बेसिकली इसमें दो सैटेलाइट छोड़े गए, एक चेजर था और एक कनेक्ट इसके साथ करेगा, ठीक है। तो जो 2 सैटेलाइट छोड़े गए, ये एक दूसरे में बेसिकली स्पेस डॉकिंग क्या होता है, मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आपको इसमें कुछ खाना भेजना है तो डॉक करना पड़ेगा ना आपको अपना सैटेलाइट, तब जाकर के वो वहाँ से है ना, जो भी मान लो एस्ट्रोनॉट भेजना है तो पहले डॉकिंग होगी। तो एक डॉकयार्ड यहाँ पे भी बनाई जाएगी। तो स्पेस डॉकिंग जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया है कि फ्यूचर में अगर हमें ऐसा कोई अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है तो उसमें आपको लाना ले जाना भी होगा लोगों को, खाने को, सामान को, उसके लिए डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, समझ लो। स्पार्डेक्स ये एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, PSLV के तहत क्रिएट किया गया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें एक चेजर मॉड्यूल था, एक डॉकिंग मॉड्यूल था, जो है ना। फिर दूसरी बात कि पोइम आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये पोइम क्या है। पोइम एक्चुअल में स्पार्डेक्स मिशन में ही PSLV का एक्चुअल में पोइम क्या है, PSLV का पोलर सिंक्रोनस जो लॉन्च व्हीकल है, जो इसरो का, इसका जो टॉप मॉड्यूल है, ये 4 स्टेज का रॉकेट है एक्चुअल में। तो इसका जो सबसे ऊपर वाली स्टेज है, ध्यान में रखना ये क्रायोजेनिक रॉकेट नहीं है, इसका जो सबसे ऊपर वाली स्टेज है, 4th स्टेज, नॉर्मली ये स्पेस डेब्रिस बन जानी थी, इसका कोई यूज नहीं होना था, बट अब इस पोइम का यूज किया जा रहा है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट वगैरह, क्योंकि इसी ऊपर वाले जो मॉड्यूल है रॉकेट का, जो सबसे ऊपर स्टेज है, इसी में कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए जो टूल्स वगैरह है वो उसमें डाल दिए गए हैं, समझ रहे हो। एक्सपेरिमेंटेशन की जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इसी में डाल दिए गए हैं। अब ये अपना एक रोल भी प्ले करेगा, ये एक डेब्रिस बन के नहीं रह जाएगा, एक सैटेलाइट के तौर पे ही ये बिहेव करेगा। हालांकि 3-4 महीने इसका जो है वो टाइम पीरियड है, लेकिन फिर भी पोइम 4 जो है इंडिया का पहला ऐसा लॉन्च था जिसमें कि जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल था, चौथा जो स्टेज है, जो 4th स्टेज ऑफ रॉकेट है, उसी का यूज एक सैटेलाइट के तौर पे बेसिकली किया गया, ठीक है। यहाँ से आपको केसलर सिंड्रोम पता आ जाना चाहिए कि केसलर सिंड्रोम क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा सिंड्रोम है कि एक सैटेलाइट अगर डेब्रिस बन गई तो वो किसी दूसरे से टकराएगी तो उसको भी तोड़ के वहाँ पे डेब्रिस बना देगी, सिंड्रोम चलता जाएगा, स्पेस डेब्रिस बढ़ता जाएगा। फिर देखिए आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि गेटवे क्या है, बेसिकली प्रोजेक्ट गेटवे। हमने ऊपर, ठीक है, जो गेटवे प्रोसेस था वो तो अलग हमने पढ़ा स्टारगेट के साथ, जो CIA का प्रोसेस था। प्रोजेक्ट गेटवे बेसिकली क्या है, ये नासा का एक एक्सपेरिमेंटेशन है। ये चाहते हैं कि मून में पहला स्पेस स्टेशन बनाया जा सके ताकि ह्यूमनिटी वहाँ मान लो रिफ्यूलिंग वगैरह करनी हो, वगैरह वगैरह करना हो, जो इंटरस्टेलर हमारे मिशन है फ्यूचर के, तो उसके लिए जो गेटवे स्टेशन है, गेटवे स्पेस स्टेशन है जो मून पे क्रिएट किया गया है, वहाँ पे आप जाकर के आराम कर सके, रुक सके, थोड़ा फ्यूलिंग वगैरह कर सके। तो प्रोजेक्ट गेटवे स्पेस, है ना, पूछा जा सकता है। फिर हमने देखा चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन अपना स्पेस स्टेशन है, ये भी पूछा जा सकता है। हे भाई साहब, ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन में इन्होंने पहला जो एस्ट्रोनॉट भेजा वो पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट था, समझ रहे हो। तो पाकिस्तानी पहला फॉरेन जो एस्ट्रोनॉट है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, वो रशिया का नहीं, पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट है। तो ये बात हो गई है। फिर देखिए आपसे आदित्य L1 भी पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 पहली बात लॉन्च किससे हुआ, GSLV से नहीं, PSLV से लॉन्च हुआ है आदित्य L1 का, है ना, PSLV से लॉन्च हुआ है। और आदित्य L1 कौन से ऑर्बिट में रह रहा है, क्या ये लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में? नहीं, ये इनमें से कहीं पे भी नहीं है। ये कहाँ है भाई साहब, इसका अलग ऑर्बिट है, ये अपने अलग लाइफ जी रहा है। ये L1 ऑर्बिट में है यहाँ पे,
ये लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर है, एक्सोस्फीयर के बाहर चल पड़ा है, 1.5 लाख किलोमीटर दूर है ये अर्थ के सरफेस से। यहाँ L1 ऑर्बिट यहाँ होता है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है। ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स है L1, L2, L3, L4, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये जो तीन बॉडीज है, कौन कौन तीन, अर्थ हो गया, सन हो गया, और खुद ये जो आपने ऑर्बिट में सैटेलाइट रखी हुई है, इन तीन बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देती है ऐसे कि ये जो आपने सैटेलाइट यहाँ भेजी है, मान लो L1 में रखी हुई है वो, तो ये सैटेलाइट ना तो अर्थ अपनी तरफ खींच पाएगी ना सन अपनी तरफ खींच पाएगा, ये यहीं पे घूमेगी, यहीं पे घूमेगी, और इसीलिए इसे कहते हैं हेलो ऑर्बिट। ये एक हेलो बनाएगी घूमते घूमते। तो हेलो ऑर्बिट यहाँ अगर बोले कि कितने हेलो ऑर्बिट अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं बिटवीन अर्थ एंड सन, 5 हेलो ऑर्बिट ऐसे आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, L1, L2, L3, L4, L5। L1 पे आदित्य L1 गया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसे आदित्य यानी सूर्य की वो करनी है, ठीक है, हाँ, सूर्य की वहाँ पे वो करनी है, जो भी करना हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, और इसकी रिकॉर्डिंग जो डेटा को रिकॉर्ड करेगा वो सन का करना है। तो सन के सामने होना चाहिए ना, यहाँ पीछे थोड़ी ना छिपा देंगे आप ये। तो इसलिए इसे L1 पे रखा गया है ताकि इसे 24/7 सन का वो एक्सपोजर मिले, और सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना को ये स्टडी कर रहा है। L1 ऑर्बिट पे कुछ और सैटेलाइट भी हमने पढ़े थे, कोर्स में भी पढ़े थे। सोहो सैटेलाइट ESA के है, ध्यान में रखना है। सोलर हिलियो है ना, हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, सोहो सैटेलाइट ये किसकी है? ESA की है। विंड सैटेलाइट भी अगर पूछे तो है ना, लेकिन सोहो इंपॉर्टेंट है, सोहो पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना है। L1 ऑर्बिट पे अकेला आदित्य L1 नहीं है, सोहो भी है। फिर आता है L2 ऑर्बिट, ये भी न्यूज़ में था। L2 ऑर्बिट लैग्रेंजियन पॉइंट 2, ये ऑर्बिट में भाई साहब रिसेंटली हमने जो हबल स्पेस टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट है JSWT, जिस पे ऑलरेडी सवाल पूछे हुए हैं, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये यहाँ पे है, समझ रहे हो, ये यहाँ पे है इस हेलो ऑर्बिट में, L2 में ये यहाँ पे है, समझ रहे हो, L2। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हर्शल, ये भी हम पढ़े हुए हैं, हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो कि ESA की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, ये भी यहीं पे है, L2 में है। ये क्यों यहाँ पे रखी गई है? ताकि इनको शील्ड दी जा सके। JSWT भाई साहब ये एक बहुत ही तगड़ा इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है, बहुत ही सेंसिटिव है, इसमें गोल्ड की फॉइल भी लगी हुई है, $1 बिलियन का ये बना हुआ है। तो मान लो अगर सोलर स्टॉर्म आ जाए और इसको धंसा दे, तो उसको रोकने के लिए बीच में यहाँ अर्थ है, अर्थ के पीछे ये छुप करके पूरे यूनिवर्स को, कॉस्मोस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर ये बोले कि ये जो है सन के बिल्कुल सामने है और सन को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाता है, नहीं, सन के पीछे है, ये अर्थ के पीछे ढका हुआ है, ऐसे भी वो सवाल बना सकता है। फिर देखिए एक और चीज़ है, नासा का पार्कर सोलर प्रोब, ये न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इसने भाई साहब सन के सबसे क्लोज ये गया हुआ है, सन के सबसे क्लोज जो है, हाँ, और ये सबसे फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में अभी तक गया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो बोले कि सन की फ्लाई बाय, तो इसने की है, इसने वीनस की भी फ्लाई बाय की है। वीनस जो कि ट्विन प्लैनेट माना जाता है अर्थ का, ये अर्थ के ऑपोजिट रोटेट करता है, ठीक, अर्थ जैसी प्रॉपर्टी है लेकिन अर्थ के ऑपोजिट रोटेट करता है। रिसेंटली यहाँ फॉस्फीन गैस जो है ये पाई गई थी। फॉस्फीन गैस सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने ये अज्यूम कर लिया कि हो सकता है वहाँ पे, हाँ ठीक है, वीनस में भले ही 98% वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के क्लाउड्स हों, है ना, भले ही इतने टॉक्सिक वहाँ का एनवायरनमेंट हो, फिर भी वहाँ कोई ना कोई बैक्टीरिया है जो फॉस्फीन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वही वीनस है। तो वीनस के भी इसने 7 फ्लाई बाय किए हुए थे, क्यों? ताकि वीनस की ग्रेविटी का यूज़ करके इसे पुश किया जा सके आगे, ग्रेविटेशनल पुश इस पे लगाया जा सके सन की तरफ को, ठीक है। तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अगली बात है इंपॉर्टेंट बात की, एक चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी जो है हेनले लद्दाख में हमने सेटअप किया। अगर बोले कि इंडिया की पहली चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी कहाँ हुई है? हेनले लद्दाख में। अगर वो बोले कि इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व यूनेस्को ने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? लद्दाख में इस्टेब्लिश किया है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्लियर स्काई दिखता है। तो चेरेनकोव बेसिकली क्या है? चेरेनकोव इज बेसिकली व्हाट, ये एक तरीके का ब्लू ग्लो होता है। ब्लू ग्लो होता है जब भी आप इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, है ना, जब भी आप इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स को, ठीक है, वो आप किसी भी इस तरीके के एक मीडियम में, किसी एक चेरेनकोव मीडियम में आप जब भी उसे ट्रेवल करवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक, है ना, कोई भी वो कोई भी स्पेसिफिक मीडियम हो सकता है। तो जब आप इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को उसके थ्रू ट्रेवल करवाते हैं तो एक ब्लू लाइट वो एमिट करती है, उसे कहते हैं चेरेनकोव रेडिएशन, समझ रहे हो। और ये कब होता है? जब वो पार्टिकल फास्टर देन लाइट
उस पर्टिकुलर मीडियम में फ्लो कर सके। अब यहाँ से आदमी बोलेगा कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि भाई लाइट से फास्ट कोई दौड़ता ही नहीं है, इंसान की इमेजिनेशन भी नहीं। लेकिन भाई साहब, लाइट से फास्टर सही बात है, वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं दौड़ती है। वैक्यूम में फास्टेस्ट जो दौड़ने वाली चीज़ है वो है फोटोन, लाइट। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड जो है चेंज हो सकती है। लाइट हमेशा सेम स्पीड से नहीं दौड़ती है, उसकी स्पीड घट या बढ़ सकती है बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। फॉर एग्जाम्पल, एटमॉस्फेयर में लाइट बेंड हो जाती है, इसीलिए क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, डेंस होता है एटमॉस्फेयर। तो सिमिलरली उस पर्टिकुलर मीडियम में, किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट जितना फास्ट ट्रेवल करनी थी, उससे भी फास्ट जब कोई और चीज़ उस मीडियम में ट्रेवल करने लग जाए तो उससे एक ब्लू ग्लो पैदा होता है। उसे आप कहते हैं चेरेनकोव रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन यूनिवर्स में भी पाई जाती है। उस यूनिवर्स की चेरेनकोव रेडिएशन को मेज़र करके आप ये देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा वो मटेरियल है जो हमें दिख नहीं रहा है और उसके थ्रू लाइट भी ट्रेवल कर रही है लेकिन उतने फास्ट नहीं ट्रेवल कर पा रही है, दूसरा मैटर ट्रेवल करके ब्लू ग्लो दे रहा है। दैट मीन्स डार्क मैटर को इससे हम, है ना, डार्क मैटर को जो है इससे हम देख सकते हैं, है ना, इससे आइडिया लगा सकते हैं कि डार्क मैटर एक्चुअल में है क्या और कहाँ पाए जा रहे हैं। फिर देखिए रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी है ना स्पेस का इनका जो अपना सेंटर है, इन्होंने कुछ प्लंजिंग रीजन्स को आइडेंटिफाई किया। प्लंजिंग रीजन कुछ भी नहीं है, मान लो ये ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है, जहां से कोई भी मैटर एस्केप नहीं कर सकता है। उसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। ये पूछ लिया गया है, इसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। और ब्लैक होल के अंदर जब मैटर चला गया तो वो डिफरेंशिएट करना खुद को बंद कर देता है। मान लो कार्बन के एटम है, सोडियम के एटम है, भाई इसके अंदर सब एक हो जाएगा, सिंगुलैरिटी, उसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल के अंदर कोई भी मैटर चला जाए उसे हम कहते हैं भाई साहब सिंगुलैरिटी। समझ रहे हो बात को? तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि जो आपके इवेंट होराइजन है इससे कोई चीज़ एस्केप नहीं कर सकती है। जब फॉल कर गई तो वो सिंगुलैरिटी के अंदर फॉल कर गई। इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्लंजिंग रीजन्स क्या होते हैं। प्लंजिंग रीजन्स कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे जो मैटर है ये ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर काटना बंद कर देगा और यहाँ से ये अंदर फॉल करना शुरू कर जाएगा। फॉल शुरू यहाँ से हो जाएगा। सिंगुलैरिटी वो चीज़ है जहाँ से एस्केप नहीं कर सकता है ये। फिर फॉलिंग यहाँ से शुरू हो जाती है प्लंजिंग रीजन से, सिंगुलैरिटी से एस्केप फिर नहीं हो सकता है। ये हुई इवेंट होराइजन से एस्केप नहीं हो सकता। फिर इवेंट होराइजन ये है, प्लंजिंग रीजन ये है, यहाँ से ये फॉल करना शुरू कर देगा लेकिन हो सकता है वापस भी आ जाए। इवेंट होराइजन के अंदर जब ये चला गया तो भाई साहब फिर ये आपका वापस नहीं आ सकता है। ऐसे ही इवेंट होराइजन पे एक टेलीस्कोप भी बना हुआ है, नाम ग्लोबल एक पार्टनरशिप है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ठीक है, इसके बहुत सारे टेलीस्कोप्स है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। इंडिया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। तो दुनिया में अलग अलग जगह एक तरीके से एक लार्ज ग्लोबल पैराबोलिक टेलीस्कोप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इसमें कुछ टेलीस्कोप यूएसए में होंगे, कुछ साउथ अमेरिका में होंगे, कुछ कहीं है, ताकि एक आधी अर्थ जितना मेजरमेंट किया जा सके। एक टेलीस्कोप यहाँ, एक यहाँ, तो आधी अर्थ में जितना भी सिग्नल जाएंगे वो एक तरीके से कलेक्टिवली मेजर किए जा सकते हैं यहाँ से। ये सब चीज़ें PYQ रिसर्च प्रोग्राम जो है आप जा करके देख सकते हैं अगर देखना होगा तो। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, नासा ने एक नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल बूम टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया भाई। एक्चुअल में सोलर सेलिंग आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सोलर सेलिंग। तो नासा की एक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ये होता है सोलर सेलिंग कि ऐसे जो है कुछ स्पेशल मटेरियल, कुछ बहुत ही स्पेशल हार्ड मटेरियल जो है नैनो मटेरियल का यूज़ करके आप ऐसा एक पर्दा जैसा बनाएंगे, ये बहुत बड़ा होगा। तो जो सन से आने वाले फोटोन है, ये बीच में देखो इतनी का सैटेलाइट है, इसके चारों तरफ ये पर्दा फैला हुआ है। मान लो अगर आपने कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भेजना हो तो आपको उसमें इतना फ्यूल आप दे नहीं सकते हैं, है ना। फ्यूल की लिमिट होती है जो आपने उसमें रखना है। और फ्यूल किसी भी सैटेलाइट या फिर किसी भी स्पेस क्राफ्ट में अगर आप कोई फ्यूल डाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, तो उससे वो भारी भी तो हो रहा है, वजनी भी तो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इस इशू को एड्रेस करने के लिए नासा ने क्या किया, एक ऐसा पर्दा जैसा क्रिएट कर दिया, है ना। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल का बना होता है,
अब सन से जितने फोटोन आ रहे हैं, फोटोन तो ट्रेवल करेंगे, अब इन्होंने आगे ट्रेवल करना ही है, ये फोटोन इसको धक्का देंगे, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे, धक्का देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो सन के फोटोन का यूज करके ही ये आगे ट्रेवल करता जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात है फोटोनिक, अगर आपको वो ये बोले कि सोलर सेलिंग या फिर फोटोनिक प्रोपल्शन, है ना, सनलाइट प्रोपल्शन, फोटोनिक प्रोपल्शन, ये क्या टेक्नोलॉजी है, वो ये टेक्नोलॉजी है। नासा ने ये अभी, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, शुरू किया हुआ है। फिर देखिए एक और चीज़, ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही भाई, ये उसमें नहीं मिल रही है आपको, हाँ कहाँ, वो उसमें नहीं मिल रही है, समझ रहे हो। ये इनफैक्ट नासा का एक ऐसा मिशन भी है कि दूसरे प्लैनेट में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, लेज़र के थ्रू ट्रांसफ़र करो अर्थ के लिए। तो लेज़र ट्रांसफ़र भी कराई जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी की। फिर देखिए साइकी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, मैं तो कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक एस्ट्रॉइड है, साइकी एस्ट्रॉइड। मोस्टली आपके जितने भी एस्ट्रॉइड अवेलेबल होते हैं वो एस्ट्रॉइड या तो डस्ट वगैरह से बने हुए हैं या उसमें आईसी एस्ट्रॉइड एक्सेट्रा होते हैं। साइकी एस्ट्रॉइड एक ऐसा आइडेंटिफाइड एस्ट्रॉइड है जो किसी अर्लियर प्लैनेट का कोर है, प्लैनेट था उसका जो कोर है, जैसे अर्थ का कोर है, ऐसा ही ये साइकी एस्ट्रॉइड है, ये अर्लियर किसी प्लैनेट का कोर है भाई। इसको डेफिनेटली इसमें आप बहुत अच्छी माइनिंग कर सकते हैं, इसमें तो बड़े अच्छे मिनरल आपको मिलेंगे, कोर वाले जो मिनरल है वो अलग बात है, क्रिटिकल मिनरल मिल सकते हैं अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसको देख के हम ये देख सकते हैं ना, इसको स्टडी करके हम ये देख सकते हैं कि प्लैनेट जो है डिप्लीट किस तरीके से हो रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है, अर्थ कब तक डिप्लीट हो जाएगा, उसकी क्रस्ट कब उड़ जाएगी, है ना, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं मेंटल कब उड़ जाएगी कि कोर तक पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं अर्थ के कोर के बारे में। इसमें कुछ खास बातें भी है, हमने देख लिया मेटल रिच जो है एक एस्ट्रॉइड है, ह्यूमन कांट बिफोर बोर अ पाथ टू अर्थ मेटल कोर। हाँ, तो इंसान जो है अर्थ के कोर तक तो चीज़ें खोद नहीं सकता है, तो हम यहाँ पे बस इसको एनालाइज करके अर्थ के कोर को भी सोच सकते हैं कि कैसा होगा अंदर का, समझ रहे हो। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें कुछ खास बात है। खास बात यह है कि इसमें सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्निक का यूज़ किया गया है। एक मिनट, आई थिंक मैंने सोलर इलेक्ट्रिक, हाँ ये हम यहाँ पे ठीक है लाया नहीं हूँ एक्चुअल में। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट में क्या है, इसमें सोलर पैनल ये दिख रहा है आपको, इसमें सोलर, ये साइकी एस्ट्रॉइड के लिए भेजा गया स्पेसक्राफ्ट, इसमें सोलर पैनल यूज़ किए गए हैं। ये देखो सोलर पैनल, ये पैनल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वो इस स्पेसक्राफ्ट के पास जाएगी। इस स्पेसक्राफ्ट में एक गैस है जेनॉन, ये जो जेनॉन गैस है, ये भाई साहब ये गैस आपके कई जगह, है ना, फॉर एग्जांपल ये बहुत जगह यूज हो रही है जेनॉन गैस, जहाँ पे भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मान लो अगर सुपर पावरफुल आपको एलईडी लाइट्स तैयार करनी है, आपके जो हेडलाइट है गाड़ियों के हेडलाइट, उसमें भी जेनॉन गैस का यूज़ होता है। जेनॉन गैस का यूज़ प्रोपल्शन के लिए हो रहा है, जेनॉन गैस का यूज़ क्वांटम कंप्यूटिंग में हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनॉन गैस का यूज़ सुपर मैसिव जो पार्टिकल्स है विम्प्स, आगे हम पढ़ेंगे विम्प्स को, उनको आइडेंटिफाई करने में भी जेनॉन एक्सपेरिमेंट का यूज़ हो रहा है। तो इसमें एक गैस होती है जेनॉन, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी से इसको चार्ज किया जाएगा ये जेनॉन गैस चार्ज हो जाएगी और प्लाज्मा का शेप ले लेगी। फिर प्लाज्मा तो हाईली एनर्जाइज होता है, तो प्लाज्मा को ये बाहर, है ना, ये प्लाज्मा को जैसे प्रोपल्शन होता है, ठीक है, नॉर्मली प्रोपल्शन में आप जो फ्यूल है, फ्यूल के पीछे को एक बीम निकलती है, यहाँ से प्लाज्मा बीम पीछे निकलेगी, तो जितनी फोर्स के थ्रू प्लाज्मा पीछे निकलेगा उतनी फोर्स से ये आपका स्पेसक्राफ्ट आगे जाएगा। तो ये 5-6 गुना फास्टर आपका ये स्पेसक्राफ्ट चल सकता है। अगर वो बोले कि सोलर इलेक्ट्रॉनिक ये डिस्क्रिप्शन दे सकता है आपको कि दिस इज अ यूनिक, क्योंकि ये यूनिक हुआ है, इसमें 2 काम यूनिक है साइकी एस्ट्रॉइड में। एक काम ये यूनिक है कि भैया सोलर प्रोपल्शन सिस्टम पहली बार इसमें यूज किया जा रहा है, इंटरस्टेलर। दूसरी भाई साहब इसमें न्यू चीज़ ये हुई है कि नासा का एक मिशन है LCRD मिशन, लेजर कम्युनिकेशन, है ना, LCRD रिले डेमोन्स्ट्रेशन, LCRD मिशन, कि भैया जो इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन है, अभी हम रेडियो कम्युनिकेशन यूज करते हैं, बट रेडियो कम्युनिकेशन उतना फास्ट नहीं है ना। मान लो मार्स में अगर कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ से रेडियो वेव आई, अर्थ तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत टाइम लेगी, तब तक पता नहीं क्या ही हो जाएगा स्पेसक्राफ्ट का। तो लाइट जो कि फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, लाइट का यूज किया जा रहा है इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए। LCRD मिशन ये एक डेमोन्स्ट्रेशन का मिशन है। अब डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे डीप सी ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस को साइकी एस्ट्रॉइड में इंस्टॉल कर लिया गया है।
तो साइकी एस्ट्रॉइड जो लाइट जो सिग्नल भेज रही है वो लाइट के फॉर्म में भेज रही है पहली बार, ये पहली बार हो रहा है, इसलिए साइकी एस्ट्रॉइड इंपॉर्टेंट है। ये एस्ट्रॉइड है ना, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पीटी में नहीं मिलेगा, यहाँ से उठा लो। ऐसा ही थ्रस्टर, जैसा थ्रस्टर हमने यहाँ देखा सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, ऐसा ही थ्रस्टर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो सिस्टम है ये इसरो ने भी रिसेंटली टेस्ट किया है ना, इसरो भी इस पे काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, रशिया ने भी ऐसा ही प्लाज्मा इंजन क्रिएट किया हुआ है, रशिया ने भी प्लाज्मा इंजन क्रिएट किया हुआ है, 30 दिन के अंदर आपको वो मार्स में पहुंचा सकता है। समझ रहे हो, ये सेम टेक्नोलॉजी है, टेक्निक सेम है, ये देखो टेक्निक सेम है। इस तरीके से प्लाज्मा बाहर ये निकलेगा, नॉर्मली जो नॉर्मल प्रोपल्शन मटेरियल है उसकी जगह प्लाज्मा बाहर आ रहा है बहुत फोर्स के साथ, तो जितने फोर्स से ये बाहर आ रहा है उतने फोर्स से ये आगे धक्का भी दे रहा है। ऐसे ही वाटर बेस्ड इलेक्ट्रिक, अगर वो आपसे स्टेटमेंट दे दे कि प्लाज्मा थ्रस्टर के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर वेरी फास्ट, है ना, ये 6-7 गुना फास्टर चलते हैं नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट से। अगली बात, वाटर को इसमें प्लाज्मा में तब्दील किया जा सकता है क्या? यस, वाटर को भी प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पानी से एनर्जी आप निकाल रहे हैं, पानी से आप स्पेसक्राफ्ट आगे दौड़वा सकते हैं। अभी जो इसरो वाला है उसमें जेनॉन गैस का ही यूज़ किया जा रहा है, जेनॉन गैस का ही जो हमने ऊपर पढ़ा, समझ रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब जेनॉन गैस को जब इतना हम स्टडी कर ही रहे हैं कि यहाँ इतनी जगह इनका यूज है, तो एक जेनॉन एक्सपेरिमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हमने CERN पूछा ना, CERN, ये पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी करता है, यूरोपियन एक इंस्टीट्यूट है। ऐसे ही जेनॉन जो है, जेनॉन भी एक एक्सपेरिमेंट है जो पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी कर रहा होता है। नॉर्मली ये डार्क मैटर को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है जेनॉन, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जेनॉन एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा रिविलेशंस की हुई है डार्क मैटर के बारे में। अगर पूछे कि जेनॉन क्या है वो आपसे, अब देखो डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, इतने बेसिक में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, समझ रहे हो यहाँ पे, अदरवाइज ये फिर ऑलरेडी लंबी हो चुकी है वीडियो, इससे भी लंबी हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी है। कई चीज़ें होती है आपको पता होना चाहिए, एंटी मैटर का आपको पता होना चाहिए। एंटी मैटर ऐसी चीज़ है भाई, 1 ग्राम एंटी मैटर निकालने के लिए $71 ट्रिलियन चाहिए, और 1 ग्राम एंटी मैटर अगर आपको आ गया तो वो पूरी दुनिया को हजारों सालों तक एनर्जी देता जाएगा, है ना। एंटी मैटर और मैटर अगर एक दूसरे से कोलाइड हो गया तो ब्लास्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी तो कुछ नहीं है, एंटी मैटर की जो एनर्जी है भाई साहब वो, है ना, वो पूरी दुनिया उड़वा सकता है। इसीलिए दुनिया में एंटी मैटर कम है, मैटर ज़्यादा है, तभी हमें दुनिया दिख पा रही है। अगर एंटी मैटर ज़्यादा होता या फिर अगर मैटर और एंटी मैटर बराबर होते तो मैटर और एंटी मैटर मिलकर के ब्लास्ट कर चुके होते और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, समझ रहे हो बात को, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कोर्स में, है ना, बहुत डेप्थ में। फिर देखिए इंडिया का पहला जो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, इतना छोटा सा ये रॉकेट है, रूमी करके अगर वो पूछे, रूमी, तो रूमी सिर्फ एक पोइट नहीं है, एक प्राइवेट स्पेस, है ना, जो स्पेस जोन करके इंडिया का स्पेस जोन इंडिया एक स्पेस स्टार्टअप है। ये छोटी छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 80, है ना, बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर तक, स्ट्रेटोस्फीयर में छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने अपना एक छोटा रॉकेट बनाया हुआ है। तो ये एक लैंडमार्क, डेफिनेटली एक लैंडमार्क एक इनिशिएटिव है, क्योंकि PSLV बहुत कॉस्टली है, ये बहुत लो कॉस्ट है, इतना छोटा सा ये रॉकेट है, ऊपर ले जाएगा ये, अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंटेशन के लिए सैटेलाइट भेजना हो। ऐसे ही दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है वो इंडिया में बना है, अग्निलेट, अगर वो बोले, अग्निलेट एक इंजन है जिसे अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। अग्निलेट एक इंजन है। आप मुझे बताएंगे विक्रम एस जो है ये किसने बनाया हुआ है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अग्निकुल जो कॉस्मोस है, अग्निकुल कॉस्मोस, ये एक स्पेस स्टार्टअप है, बेंगलुरु बेस्ड है। इसने पहला 3D प्रिंटिंग के थ्रू एक इंजन बनाया है, रॉकेट इंजन, अग्निलेट इंजन। तो यहाँ से वो सवाल पूछ सकता है, फिर पूछेगा क्या ये क्रायोजेनिक है? नहीं, सेमी क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है भाई? बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में जब हाइड्रोजन को आप वहाँ पे जला रहे हो, हाइड्रोजन को यूज कर रहे हो एज ए फ्यूल, दैट इज योर क्रायोजेनिक इंजन, है ना। GSLV Mark 3 में क्रायोजेनिक इंजन है, PSLV में क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, SSLV में क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है अग्निकुल। और इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 300-400 किलोमीटर तक आपका ये छोड़ रहा है, समझ रहे हो। फिर देखिए एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, GLP-1 अगर वो पूछे, एक हमने देखा था पिछले सेक्शन में RTS, है ना, ये न्यूज़ में थी बहुत ज़्यादा, मलेरिया वैक्सीन है एक्चुअल में। GLP-1 भी अगर आपसे पूछे, है ना, ये याद रहे, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड तो ठीक है, अदरवाइज GLP-1 अगर आपसे पूछे तो ये क्या चीज़ है? वेट लॉस ड्रग है भाई साहब ये। तो वेट लॉस ड्रग है, दुनिया की पहली जो है अप्रूव की गई है वेट लॉस ड्रग है, और ये हाँ ठीक है,
जो जो आपके ठीक है, शुगर वगैरह के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये ड्रग एक अप्रूव की गई है। लेकिन इसके कुछ एक वेरिएंट है जिस पे एफडीए ने, यूएसए के एफडीए ने कुछ अपने कंसर्न्स रेज किए थे। ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, यहाँ से पूछा जा सकता है, GLP-1 अगर पूछे वो। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट, चाइना ने एक और करतब कर दिया है, वो ये कि गोबी डेजर्ट में, डेजर्ट के एरिया में इन्होंने अपना एक मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया है, थोरियम बेस्ड वो है। अब देखो इंडिया में क्या थोरियम बेस्ड पावर प्लांट बनाने की योजना है। कलपक्कम में हम पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार कर रहे हैं, तैयार हो चुका है कलपक्कम में। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी वो न्यूक्लियर एजेंसी है इंडिया की जिसने ये तैयार किया हुआ है ना? तो ये आप मुझे बताएंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया में भी तैयार किया गया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का काम ही यही है कि वो थोरियम फ्यूल को, है ना, इसमें थोरियम फ्यूल डाला जाता है, साथ में इसमें फ्यूल डाला जाता है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम से एक जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ना, प्लूटोनियम में आपने मान लो बम्बार्डमेंट की तो उससे एक न्यूट्रॉन निकलता है, वो न्यूट्रॉन थोरियम में ऐड हो जाता है, थोरियम 232 में। और ये थोरियम 232 जो कि फर्टाइल होता है, फिजाइल नहीं फर्टाइल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में। इस यूरेनियम 233 को फिर थर्ड स्टेज में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया में भी थोरियम के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही कंसिडर, है ना, अभी तक जो है डिस्कवर किए गए हैं। तो थोरियम के जो डिपॉजिट्स हैं ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है, राइट। तो थोरियम डिपॉजिट पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं, पूछा भी हुआ है ऑलरेडी। और थोरियम के रिगार्डिंग इंडिया में भी इनिशिएटिव चल रहे हैं। और चाइना ने बना भी दिया रिएक्टर, मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है भाई साहब ये। इसमें थोरियम को एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है ना, थोरियम को एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है। और इसमें कूलेंट के तौर पे कोई भी मोल्टन सॉल्ट कोई भी हो सकता है ना, सोडियम का कोई सॉल्ट वगैरह हो गया, उसे यहाँ पे डाला जाएगा। अच्छी बात इसकी ये है कि भाई साहब ये वाला जो जनरेटर है, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है, इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अलग से पानी नहीं देना पड़ रहा है। पानी एज ए कूलेंट इसमें पानी का यूज़ नहीं हो रहा है। मोल्टन सॉल्ट एक कूलेंट के तौर पे भी यूज़ हो रहा है ना, और एक मॉडरेटर के तौर पे भी खुद यूज़ हो रहा है मोल्टन सॉल्ट इसमें। इंपॉर्टेंट बात यह है, मान लो अगर ये जो रिएक्टर है, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है, अगर ये रिएक्टर बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाए तो इसमें कुछ एक सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो मोल्टन सॉल्ट इस रिएक्टर के चारों तरफ घूमना था सिर्फ इसलिए ताकि ये हीट को एब्जॉर्ब करके टरबाइन तक ले जाए, वो मोल्टन सॉल्ट, है ना, वो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के अंदर घुस जाता है और पूरी रिएक्शन को रोक देता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये कूल भी हो जाता है, कूल डाउन भी हो जाता है पूरा रिएक्टर, और डिजास्टर से बचा भी जा सकता है। तो अगर वो बोले कि थोरियम बेस्ड पावर प्लांट के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो ये सब फ़ायदे हैं कि ये जो है लेस डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब डिफेंस अपडेट्स जो है, लास्ट में कुछ ही चीज़ बचती है, जल्दी से इसे कवर करेंगे। एक देखिए अस्त्र मार्क 3 जो है ना, जो एयर टू एयर मिसाइल है इंडिया की, ये न्यूज़ में थी। अस्त्र आपसे पूछ जा सकता है, नाम से ही पता चलता है, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र जो फेंका जाए, है ना, भाला एक अस्त्र है। तो इसका नाम अब रख दिया गया गांडीव। अगर बोले कि गांडीव मिसाइल क्या है, तो ये अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है। ये इंडिया की एक एयर टू एयर मिसाइल है। ध्यान में रखना है, इसकी जो रेंज है भाई साहब, रेंज इसकी इतनी ज़्यादा है, 340 किलोमीटर। समझ रहे हो? तो आकाश विकास तो कुछ नहीं है, आकाश तो खैर सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो उसके अलावा इसकी जो अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल की रेंज 340 किलोमीटर तक है। समझ रहे हो? तो इतनी ज़्यादा इसकी रेंज है। एयर टू एयर मिसाइल ये जो है, ये आपको ध्यान में रखनी है, अस्त्र मिसाइल। ठीक है। फिर देखिए मिसाइल ये जो है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल भी है, क्योंकि ये इतने है ना 3.6 मैक तक, आपको मालूम है सबसोनिक होता है जो साउंड की स्पीड से 1 मैक से कम का जिसका स्पीड हो उसे आप सबसोनिक कहते हैं। 1 मैक की जिसकी स्पीड हो उसे आप ट्रांससोनिक कहते हैं। 1 मैक से ज़्यादा, बेसिकली 1.6 मैक से ज़्यादा जिसका हो तो उसे आप ये कहते हैं, क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। 5 मैक से ज़्यादा जिसकी स्पीड हो, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा जिसकी स्पीड हो, उसे आप सब हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए अक्षतीर भी न्यूज़ में है। अक्षतीर बेसिकली क्या है, ये एक बेसिकली एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आपका S-400 है ना, S-400 क्या है, ये खुद मिसाइल नहीं है, ये एयर डिफेंस के लिए बना हुआ है। जैसे इजराइल का आयरन डोम है, ऐसे ही जो S-400 है वो डिफेंस के लिए बना हुआ है। एनिमी जो मिसाइल्स है जो इंडिया की तरफ आ रही होगी उसे वो ट्रैक करेगा, ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा, ऑटोमेटिक है वो,
ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा, ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्च करेगा और उसे न्यूट्रलाइज कर देगा एयर स्पेस में ही। ऐसे ही इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड है अक्षतीर, ये भी एक कटिंग एज ऑटोमेटिक है भाई, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, खुद ही डिसीजन ले रहा है, खुद ही ट्रैक कर रहा है, खुद ही उसको है ना उस पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है अक्षतीर, इंडिया का अनपैरेलल्ड रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिलायबिलिटी इसकी है। तो ये BEL ने तैयार किया है, ध्यान में रहे तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट ये पता होना चाहिए अक्षतीर क्या है, एक दो स्टेटमेंट के क्लोज तो आ जाओ, है ना, बाकी इतना याद नहीं रहता यार, ऑनेस्टली बताओ नहीं रहता याद। नागास्त्र, देखिए नाग मिसाइल हमने देखा है एंटी टैंक मिसाइल होती है, हेलीनाग हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल है। नागास्त्र अगर वो बोले तो अस्त्र मतलब है ना लॉन्च आपने कर दिया, एक बार कर दिया फिर अस्त्र वापस नहीं आता है। ऐसे ही नाग जो है ये भी एक सुसाइड ड्रोन है ना, टर्की ने बड़े सुसाइड ड्रोन ऐसे बना के रखे हुए हैं। ऐसे ही नागास्त्र जो है ये इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुसाइड ड्रोन है, ऐसा ड्रोन है ये। इसके अंदर भाई साहब आप जो है जो भी एम्यूनिशन वगैरह है सब डाल सकते हो, आपने एक बार लॉन्च कर दिया तो कर दिया। ये नागास्त्र इंपॉर्टेंट, इसकी खास बात यह है दुनिया में अब तक जितने सुसाइड ड्रोन हैं ये सुसाइड करते हैं, जाएंगे टारगेट को हिट करेंगे और फिर खत्म। नागास्त्र ऐसा है, मान लो अगर आपको मिशन अबॉर्ट करना हो तो आप इसे वापस कॉल भी कर सकते हैं, और इसमें पीछे पैराशूट फीचर लगा हुआ है, तो ये वेस्ट नहीं होगा, ये वापस आकर के लैंड भी कर सकता है ये नागास्त्र आपका, समझ रहे हो। तो पैराशूट फीचर इसको एडवांस बनाता है नागास्त्र। नागास्त्र पे आई थिंक सवाल पूछा हुआ है किसी डिफेंस एग्जाम में इस साल। फिर देखिए जो इंडिया का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है FWD-200B, यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा एक एयरक्राफ्ट है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो भाई साहब दुनिया के जितने भी, फॉर एग्जांपल जैसे प्रीडेटर B है USA का, है ना, तो हेरोन ड्रोन है, ठीक है, ये हेरोन ड्रोन, प्रीडेटर B एटसेट्रा, इस तरीके के जो ड्रोन्स हैं, हेरोन इसराइल से है, इंडिया ने वहाँ डील चल रही है हेरोन के साथ, हेरोन के वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के जो ड्रोन हैं इनसे बहुत ही कम सस्ते में आपको ये प्रोड्यूस किया गया है, 10-12 गुना सस्ते में ये ड्रोन अवेलेबल है। FWD-B ये इंडिया का जो है फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, ये कॉम्बैट के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें आप इवन है ना 800 किलोमीटर तक की इसमें रेंज है, बड़ी भारी रेंज है होती है ये, समझ लो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो इतने में आपसे वो सवाल पूछ सकता है। ऐसे बोले प्रीडेटर B क्या है, USA से लिया जाने वाला ड्रोन है। MQ-9B अगर पूछे USA से लिया जाने वाला ड्रोन है। हेरोन ड्रोन ये आप इजराइल से ले रहे हैं। ऐसे ही अगर वो बोले रुस्तम भी इंडिया का एक ड्रोन है ना, वो कॉम्बैट नहीं है लेकिन। फिर देखिए DRDO ने जो है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, गौरव करके एक बॉम्ब बनाया हुआ है, ग्लाइड बॉम्ब। अब ग्लाइड बॉम्ब क्या होते हैं, इस तरीके के ये बॉम्ब होते हैं, ऐसी शेप इनकी होती है, ग्लाइडर की तरह शेप होती है। ये मतलब कोई एनर्जी यूज नहीं करेंगे, पीछे कोई प्रोपल्शन नहीं होगा, टारगेट ये सेट करेंगे, आगे इसमें आप रेडियो है ना, मान लो थर्मल इमेजिंग एटसेट्रा आगे लगा सकते हैं। थर्मल इमेजिंग अगर मान लो आपने लगा दी तो जहाँ जहाँ इसे नीचे थर्मल एरिया मिलेगा वहाँ ये टारगेट करेगा, मतलब जहाँ जहाँ से रेडिएशन आएगी वहाँ ये टारगेट कर सकता है, लेकिन ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगा। तो ग्लाइड बॉम्ब की खासियत यह है कि इसमें आपको एनर्जी पीछे से नहीं देनी पड़ती है, प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगाना पड़ता है। तो गौरव करके एक ऐसा ग्लाइड बॉम्ब तैयार किया गया है DRDO के द्वारा। प्रिसीजन गाइडेड जो म्यूनिशन है, विदाउट पावर्ड प्रोपल्शन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 100 किलोमीटर एक्यूरेसी है भाई इसकी, 100 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट बहुत होती है। तो इसीलिए तो हाँ पाकिस्तान की टांगे हिल रही है, तो टांगे कांप रही है, हिल नहीं रही है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, हाँ ठीक है, एक टॉर्पीडो इंपॉर्टेंट बात है। स्मार्ट टॉर्पीडो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, ये तो हम पढ़े हुए हैं अपने उस कोर्स में। तो स्मार्ट टॉर्पीडो भी DRDO ने जो है ये रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है टॉर्पीडोज में, है ना, सबमरीन के थ्रू पानी के अंदर ही टॉर्पीडो आप लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो बड़े स्लो चलते हैं टॉर्पीडो, क्योंकि पानी को चीरना होता है भाई उनको, हवा को चीरना बेसिकली आसान है उससे भी, है ना। तो DRDO ने क्या किया, DRDO ने एक ऐसा मिसाइल ओरिएंटेड मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो बना दिया कि नीचे इसके मिसाइल होगी, सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा, है ना। ये जो आपका PT-365 है उसमें उन्होंने लिखा था कि ये कनिस्टर लॉन्च्ड मिसाइल है, एक्चुअल में ठीक है ना, ग्राउंड बेस्ड कैनिस्टर लॉन्च उसमें बोल दिया। टॉर्पीडो नहीं, ग्राउंड बेस्ड नहीं होता है टॉर्पीडो लॉन्च आपका होगा वहीं से, सबमरीन से ही आपका नॉर्मली जो नेवल सिस्टम्स है वहीं से आपके टॉर्पीडो लॉन्च हो रहे हैं। अटैक इसने पानी के अंदर ही करना है,
समझ रहे हो। लेकिन प्राइमरली ये ग्राउंड लॉन्च्ड नहीं होते हैं, ये तो बस टेस्टिंग ग्राउंड लॉन्च की गई है इसकी। तो कैनिस्टर बेस्ड है, कैनिस्टर के अंदर मतलब है ना, कैनिस्टर के अंदर रखा होगा, कैनिस्टर इसका बेसिकली एक तरीके से कवर होता है, वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा। और मिसाइल इसमें पहले है ना, मान लो यहाँ सबमरीन ए है, यहाँ सबमरीन बी है। एक ऑप्शन है कि टॉर्पीडो ऐसे लॉन्च किया जाए, पानी के अंदर से अटैक किया जाए। एक ऑप्शन यह है कि ठीक है यहाँ से ऊपर मिसाइल के थ्रू लॉन्च किया जाए, फिर जब नज़दीक जैसे आएगा तो ये पानी के अंदर जाएगा और फिर पानी के अंदर से ये जो है अटैक कर देगा, फिर टॉर्पीडो अपना काम करेगा। तो टॉर्पीडो ये ऐसा है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने बस रिवाइज ही देखी होगी। वो लोग तो मुझे गालियाँ दे रहे होंगे जो कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड है कि सर क्या आप फिर से वही चीज़ फिर से बता दिए। भाई सिंपल बात यह है कि कोई खास अपडेट्स उतनी हुई नहीं है कि जो आप कहें कि हाँ इसके अलावा जो हमने इस कोर्स में किए हुए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वही है जो हम ऑलरेडी कोर्स में पढ़े हुए हैं, है ना। ये बहुत पहले ये कवर कर दिया गया था, तो ये ध्यान में रखना। एक और चीज़, साइंटिस्टों ने जो है लाइट को फ्रीज कर दिया है। तो अगर बोले कि फ्रीजिंग ऑफ लाइट इज पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। कैसे इन्होंने फ्रीज किया वो जानने की जरूरत नहीं है, कि इन्होंने एक सेमीकंडक्टर का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसमें लाइट फोटोन डालते गए और बहुत ठंडा ऐसे किया, है ना। फोटोन डालते गए और ये एक सुपर सॉलिड बन गया। और जाते कहाँ फोटोन फिर, है ना, अंदर वो स्टोर होते गए और ये एक सुपर सॉलिड बन गया। यहाँ से वो सवाल लेकिन ये पूछेगा कि सुपर सॉलिड जो है, सुपर सॉलिड जो तैयार किया गया है लाइट का, फोटोन का सुपर सॉलिड, इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हर तरीके के जो भी सुपर फ्लूइड या सुपर मटेरियल अभी है ना क्रिएट किए जा रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में उसका बड़ा यूज है। इसके अलावा सुपर सॉलिड का यूज पावर है ना, पावरफुल एआई सिस्टम को, एनक्रिप्शन सिस्टम को क्रिएट करने में किया जा सकता है ना, पावरफुल चिप्स को क्रिएट करने में किया जा सकता है। लाइट बेस्ड सर्किट्स को, ऐसे सर्किट तैयार करने जो कि बस लाइट से, फोटोन से ही तैयार किए गए हों, मेटल से आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजारनी है, फोटोन से ही गुजरवा रहे हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो की जा सकती है। डेटा स्टोरेज कि भैया सुपर सॉलिड्स में लाइट, आपको मालूम है फोटोन में हम डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो जो आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उसमें फोटोन के थ्रू आप लाइट भेज, है ना, या फिर लाइफाई है, लाइफाई में आप लाइट के थ्रू डेटा भेजते हो, तो लाइट में आप डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने ऐसा एक चिप ही तैयार कर दी जो कि लाइट की ही बनी हो, तो भाई सोचो कितने सारे फोटोन, कितना सारा डेटा आप एक छोटे से स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा स्टोरेज में भी इसका यूज़ है ना। ये सब चीज़ें डिस्कवर करके डाली गई हैं इसमें। तो यहाँ से वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि लाइट एनर्जी का क्या क्या यूज है। बस इसी के साथ अपना अपडेट्स का सेशन कंप्लीट हुआ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारे लोग है ना बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये सेशन। और टेलीग्राम चैनल पे आप जो है ये पूरी PDF पा सकते हैं, है ना। और ये अपडेट्स आपको कोर्स में भी अपलोड कर दी जाएगी। जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए भी ये अपडेट आपको अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और मे बी दिस वाज द लास्ट ऑफ द सेशन फॉर प्रीलिम्स 2025। भाई इसके बाद और कुछ नहीं आ रहा है। पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आप जाकर के यहाँ देख सकते हैं फ्री में भाई। 28 वीडियो में पूरी पॉलिटी आप रिवाइज कर सकते हैं, वो भी बेयर एक्ट और रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कुछ भी यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी छूटा नहीं है। मुझे मालूम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अदर बॉडीज छूट गई है, वो इंटेंशनली मैंने छोड़ी है। उन बॉडीज़ के सिवाय पूरा आप पॉलिटी यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। कुछ PYQ रिसर्च अगर देखनी हो उसकी भी प्लेलिस्ट यूट्यूब में भी फ्री में है। और यहाँ तो आप जो है एनरोल कर ही सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से देख लेना, अपने रिस्क पे आप एनरोल कर लेना इस टाइम पे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए एनरोल करना है तो यू कैन एनरोल इन द कोर्स, PYQ कोर्स में। तो ये बात है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर करना चाहते हैं तो, है ना। क्यों नहीं करते हैं मुझे यही समझ नहीं आता है कि किसी ने तो बोला किसी और को फ़ायदा ना हो इसलिए नहीं करते हैं शेयर। तो लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ लोग जो है 1000-1500 लोग देख लेते हैं वीडियो को, तो मुझे उसी में संतुष्टि है भी, वो कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल द। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि CSET में है, CSET के लिए वो किया जा सकता है जैसे हम हर साल लाते हैं कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस का, वो उसमें कोई ट्रिक डिस्कस नहीं होती है। हर एक है ना 10 मिनट की वीडियो आती है, उसमें हम 5 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन रियल टाइम में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। और है ना कोई भी आंसर की हम नहीं देखते हैं, गलत भी होगा तो आंसर की वहाँ रियल टाइम में हम देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सेशन फिर से लाया जाए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो वो हम कर सकते हैं डेली, है ना। 10-10 मिनट, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, ऐसे अगले 20 दिन जो बचे हुए हैं उसमें 40 सेशन ऐसे हम कर सकते हैं फॉर, है ना, एटलीस्ट 30 सेशन हम ऐसे कर सकते हैं।
फॉर दिस प्रैक्टिस। बाकी भाई वही है, मॉक में प्रैक्टिस करो। मैं आपके क्वेश्चंस के जो रिप्लाई है टेलीग्राम पे नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम में, अपने कोई डाउट्स हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, है ना। वो टेलीग्राम भरा पड़ा हुआ है, आप अकेले नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोई ईगो इशू नहीं है, आई डोंट हैव इनफ टाइम एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद, इन केस सी सेट वाला कोई इनिशिएटिव नहीं आता है तो। बाय बाय।